चलिए सर, हम लोग अब आ चुके हैं पेज नंबर 24.1 पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बातें कर लें प्लीज। पिछली क्लास में भी मैंने बोला आप नया चैप्टर इसे कंसीडर न करें, ऐसे समझें कि डिडक्शन चैप्टर जो 80C से 80U था उसमें एक सेक्शन पढ़ाना रह गया 80P, बस वो सेक्शन पढ़ने वाले हम लोग, है ना सर। अभी आपने LLP कंप्लीट कर लिया। LLP के डिस्कशन में क्या पढ़ा? एक ऐसा डिस्कशन सेक्शन 47 से रिलेटेड जो कैपिटल गेन चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है, वो मैंने अलग से LLP बोल के पढ़ाया क्योंकि वो LLP से रिलेटेड था। पॉलिटिकल पार्टी का एक एग्जाम्पशन पढ़ाया सेक्शन 30 ने, वो मैं एग्जाम्पशन चैप्टर में ही पढ़ा देता तुमको, लेकिन मैंने उसको अलग रख दिया। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बेनिफिट है डिडक्शन सेक्शन 80P का, जो हम लोगों ने डिडक्शन की क्लास 80C से 80U में नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है। आप CMA कर रहे हैं, CA इंटर के सिलेबस में न तो 80P है और न ही सेक्शन 115 BAD है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट सर। सेक्शन 80P डिडक्शन ये एक स्पेशल डिडक्शन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है और जो एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ना है। आज हम किसी नए चैप्टर में नहीं है, हम दो सेक्शन में हैं, दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। एक सेक्शन 80P एंड इसको खत्म करने के बाद हम लोग चले जाएंगे सेक्शन 115 BAD। ऐसे समझिए कि टैक्स रेट चैप्टर में मैंने जब आपको सेक्शन 115 BAC नहीं पढ़ाया, टैक्स रेट चैप्टर में जब मैंने आपको 115 BAC पढ़ाया तो वहीं पर मुझे ये सेक्शन पढ़ा देना था जो मैंने आज तक होल्ड रखा। कोई बात नहीं, पढ़ तो नहीं। मैंने आपको समय कहा था कि आपको सिलेबस में 115 BAD भी पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ा रहा हूं। जो कंपनी से रिलेटेड सेक्शन है 115 BAA, 115 BAA कंपनी से रिलेटेड है, 115 BAB कंपनी से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे, राइट। CMA इंटरमीडिएट सिलेबस में आपको 80P पढ़ना है, 115 BAD पढ़ना है, ये दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इसको एक चैप्टर बना दिया, बस और कुछ नहीं किया है। परेशान नहीं होना कि सर अब आखिरी मोमेंट पर आप हमारा बर्डन बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ छुटी हुई चीजें जो पढ़ा रहा हूं सर, आपने रिवाइज करना है इसको। इसके साथ क्या रिवाइज करना है? आपको टैक्स रेट लेक्चर 7 में, आप टैक्स रेट लेक्चर 7 में जाओ, अपनी बुक के वॉल्यूम 1 के DT वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 2.5 पे, एज वेल एज उससे रिलेटेड क्लास नोट्स पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हर चीज बताई हुई है। और वहीं पर आपको बताया हुआ है क्लास में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक डेडिकेटेड डिडक्शन है 80P, और 80P का डिडक्शन लेने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत कम इनकम बचती है जो टैक्सेबल इन नेचर हो। इसीलिए गवर्नमेंट ना चाह के भी उनसे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना चाहती है। देखो, तुम बोलोगे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली अपने मेंबर्स को सर्विस देती है, जनरली इनका पर्पस होता है नॉन प्रॉफिट, बट फिर भी अगर कोई इनकम हो जाए तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या रखी हुई है? 80P का डिडक्शन लेने के बाद भी कोई इनकम बच रही है तो उस पर यह स्लैब रेट है। पहले 10,000 पे 10%, उसके बाद के 10,000 पे 20% और 20,000 के ऊपर सभी इनकम पे 30%। इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो 7% का सरचार्ज, 10 करोड़ से जाती है तो 12% का सरचार्ज अमेंडमेंट आपको पढ़ा दिया गया है। सर यहां पर आपको क्लास में टैक्स कंप्यूट करना, मार्जिनल रिलीफ निकालना, सब कुछ सिखा रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। और वहीं पे बताया था कि इनके पास सेक्शन 115 BAD भी है जहां पर टैक्स रेट इनके पास 22% है, फ्लैट रेट सरचार्ज का है 10%, सेस 4%, इफेक्टिव रेट 25.168। फ्लैट रेट 10% का मतलब इनकम कितनी भी हो 10% सरचार्ज लगेगा, लेकिन जब आप 115 BAD में नहीं जाते हैं तो फिर लेवल है 1 करोड़ और 10 करोड़ का। तो ये कुछ बातें आपके साथ हो रखी हैं, आपको रिवाइज करनी है आज की क्लास के साथ। आज की क्लास ले लो, इसके बाद आप क्या करना, टैक्स रेट लेक्चर 7 में जाना, उसके क्लास नोट्स जहां पर भी बात हो रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के काफी सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं टैक्स कंप्यूटेशन के, मार्जिनल रिलीफ के, वो सब आप रिवाइज कर लेना। ध्यान रखना, नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80P का डिडक्शन मिलता है और डिडक्शन लेने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर टैक्स रेट पे टैक्स देती है, ठीक। और क्या बता रखा है क्लास में, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर AMT के प्रोविजंस लग सकते हैं, हाँ लग सकते हैं। चलते हैं AMT के नोट्स में। सर AMT के नोट्स पेज नंबर 22.1, यहां पर एक अमेंडमेंट आपको बताई हुई है,
यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी हैं इस बार, तो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस पे पहले 1 करोड़ के ऊपर 12% का सरचार्ज लगता था, अब अमेंडमेंट होके वहां पर क्या हो चुका है, 7% और 12% के 2 लेवल आ चुके हैं लाइक अ कंपनी। एक दूसरा, एएमटी का जो टैक्स रेट है जनरली कितना है, 18.5%, बट अगर क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एएमटी के प्रोविजंस लग रहे हैं तो रेट कितना हो जाएगा, 15%। क्या बता रखा है आपको, एएमटी के प्रोविजन कब लगते हैं, एसएससी अदर देन कंपनी, और अगर वो 3 जगह बेनिफिट ले रही है, कहां कहां, 35AD में या फिर 10AA में या फिर इनकम बेस्ड डिडक्शन, जिसका रेंज क्लास में बताया हुआ है मैंने 80IA से RRB। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, अदर देन 80P, यानी अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सिर्फ 80P का बेनिफिट ले रहे हो तो एएमटी के प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अदर देन 80P, यानी 80P लो कोई दिक्कत नहीं है, एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब 80P के अलावा मान लो तुम इसके अंदर कोई सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हो, या फिर इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हो, या फिर इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हो, तो एएमटी के प्रोविजंस लग सकते हैं। रेट कितना, 15%। तो एक ये ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए, एक आप पेज नंबर 22.1 एमसीक्यू के लिए 15% का रेट ध्यान रखना। सर यहीं पे आपको मैंने बताया हुआ है, आगे चलोगे तो यहां बताया हुआ है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। सर एएमटी के प्रोविजंस अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एप्लीकेबल हैं तो रेट कितना है, 15%। पहले कितना होता था, 18.5%। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 10AA का बेनिफिट ले रही है, या फिर 35AD का बेनिफिट ले रही है, और या फिर 80IA to 80RRB का बेनिफिट ले रही है, 80P नहीं, 80P को छोड़ के बाकी किसी सेक्शन का बेनिफिट ले रही है, तो एएमटी के प्रोविजंस लग सकते हैं। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P ओनली, तो क्या यहां पर एएमटी के प्रोविजन लगेंगे, नहीं लगेगा, एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो ये यहां से आपको मैंने रिवाइज करा दिया, एएमटी की क्लास में आप पढ़े। मार्जिनल रिलीफ में अब 2 लेवल हो चुका है, ये कट कर देता हूं। सर मार्जिनल रिलीफ में अब 2 लेवल हो चुका है, एक 1 करोड़ का एंड दूसरा 10 करोड़ का। रेफर लेक्चर 7 टैक्स रेट चैप्टर पेज 2.5, और ये भी अमेंड हो चुका है, ये भी अमेंड हो चुका है। प्लीज यहां गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, अमेंडेड हो चुका है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना। ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, सरचार्ज के 2 लेवल आ चुके हैं, 1 करोड़ से ऊपर 7% और 12% अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, लाइक डोमेस्टिक कंपनी। तो ये आप पेज नंबर 2.5 से करेक्ट कर लीजिएगा, जो अभी अभी मैंने यहां पर रेफर कर दिया आपको, पेज नंबर 2.5। लेक्चर नंबर भी अभी शायद मैंने आपको रिकमेंड किया, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, ऑलरेडी ये चीजें कवर हो रखी हैं आपके क्लास में, नोट्स यहां पर मैंने ठीक करवा दिए आपको। ठीक, ये यहां पर तो मैंने अमेंड कर दिया था, नोट्स में यहां रह गया था। तो अगर आपकी बुक में सरचार्ज का यहां पर 12% और 1 करोड़ लिखा है तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिए। लाइक पेज नंबर 2.5, सरचार्ज के सोसाइटी पर 2 लेवल हैं, 1 करोड़ 10 करोड़। 1 करोड़ से क्रॉस करोगे तो 7% और 10 करोड़ से क्रॉस करोगे तो 12%, और मार्जिनल रिलीफ के भी 2 लेवल है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी क्लास में क्वेश्चन करा रखा है, आप रिवाइज कर लेना वहां से। सर क्या स्पेशल रेट लगेंगे सोसाइटी पे? स्पेशल रेट का मतलब है क्या अगर एग्जाम में सेक्शन 112, सेक्शन 112A और सेक्शन 111A वाली अगर इनकम हुई तो क्या आप ये अप्लाई कर सकते हो रेट, स्पेशल रेट? हाँ, क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, आराम से अप्लाई करेंगे। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्बन लैंड की सेल से, लगाओ 20% 112 में, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्पेशल रेट हर तरह के एसएससी पे लगता है, एएमटी कंपनी छोड़ के हर एसएससी पे लगता है, लेकिन क्या अमेंडमेंट है आपकी कि रेट 18 की जगह 18.5 की जगह 15। तो इस चीज को तो एमसीक्यू में
ध्यान रखना ही। और सर ये भी एग्जाम नाइट में आपको देखना है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो थोड़ा जल्दी से फटाफट नोट्स में ये लिख लो यहां पे। डन, वीडियो रोक के लिखा। कौन से पेज में? 24.3। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, CMA इंटर DT, चाहे आप ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, आपको ATP भी पढ़ना है, आपको 115 BAD भी पढ़ना है। चाहो तो स्टडी मैट में सेक्शन सर्च कर लो। CA इंटर वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में न तो ATP है और न ही 115 BAD है। CA इंटर के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, आप CMA का कोर्स कर रहे हो, आपको ये दोनों सेक्शन अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, आप इंस्टीट्यूट का स्टडी में डाउनलोड करके इन सेक्शन को सर्च कर लीजिए। सर्च कर लीजिए 80 कैपिटल P, सर्च कर लीजिए 115 BAD, आपको स्टडी मैट में पेजेस दिख जाएंगे, नोट्स सेक्शन दिख जाएंगे, तब विश्वास हो जाएगा। ठीक है। और आप अपने CMA फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए ये बातें। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो CMA का कोर्स कर रहे हैं, YouTube से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बात जरूर बताइए कि भाई सोसाइटी बोल के कोई चैप्टर नहीं है, हमारे सर ने ये चैप्टर बना दिया है। सर का टारगेट मेनली 2 सेक्शन पढ़ाना है यहाँ पे, ATP एंड 115 BAD, जो अपने को CMA के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, जरूर बताइएगा दोस्तों को। सर ये पॉइंट भी आपके साथ हो चुका है, इनकम बेस्ड डिडक्शन को बेनिफिट लेना है। सर ATP क्या है? एक तरह से पार्ट सी डिडक्शन की क्लास अगर आपको याद हो, 80 पार्ट सी 80 IA से कहां तक जाते हैं? 80 RRB। सर डिडक्शन की क्लास में आपको पढ़ाया हुआ पहली क्लास में कि अगर इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको रिटर्न टाइम पर फाइल करनी होगी। तो ये बात भी आप MCQ के लिए ध्यान रखना। स्पेशली अब रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करेगी सोसाइटी तो आपको ATP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक, रिटर्न को टाइम पर फाइल करना है, दूसरा रिटर्न में क्लेम करना है, दोनों चीज जरूरी है। रिटर्न फाइल करते समय रिटर्न में लिखना है कि तुम सोसाइटी हो और तुम ATP के लिए एलिजिबल हो, ATP का डिडक्शन क्लेम करोगे और रिटर्न टाइम पर फाइल करोगे, यानी बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। तो पिछली क्लास में क्या बताया? बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 13A का बेनिफिट नहीं मिलता है, बताया पिछली क्लास में, है ना। पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 13A का एग्जम्पशन क्लेम करती है, लेकिन अगर रिटर्न लेट से फाइल करोगे तो वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसे यहां पर ध्यान रखना, अगर हम लोग रिटर्न में क्लेम नहीं करिए या रिटर्न को टाइम पर फाइल नहीं किए तो ATP का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम बेस्ड, ये डिडक्शन चैप्टर की पहली क्लास में बता रखा है आपको। सर टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे? GTI कंप्यूट कर लो, नॉर्मल 4 हेड्स की इनकम होगी, सैलरी की इनकम तो होगी नहीं, 4 हेड्स की इनकम, और इनके कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे 80G ले सकते हो, GGA ले सकते हो, GGC ले सकते हो, GJA ले सकते हो, JJAA ले सकते हो। सर ATP आज पढ़ रहे हैं, ये सारे सेक्शन आपके हो चुके हैं, ये सारे सेक्शन आपके हो चुके हैं। 80GGA, GGB, GGC, PGBP की क्लास में हो चुका है, 80G, JJA, JJAA डिडक्शन की क्लास में, और आज ATP के लिए है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की नॉर्मल इनकम कंप्यूट करो, ATP का डिडक्शन लो और नॉर्मल रेट जो आप पढ़ते हो वो अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद आपको चेक करना होगा AMT। आप AMT के प्रोविजंस चेक करो AMT की क्लास में जाके, एंड अगर ऑप्ट कर लेते हो 115 BAD तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। 115 BAD ऑप्ट कर लेते हो तो आपका AMT का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा, 10,000 20,000 वाला, 10, 20, 30% वाला, और आपको ATP का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। आज करेंगे बात। सर इस पेज में आप ये टैक्स रेट पहले से ही पढ़े हुए हो, इस पेज में कुछ भी नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, बस आपको ये करेक्शन और ये छोटी छोटी बातें लिखनी है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली 80P का डिडक्शन लेती है, 80P का डिडक्शन लेते हुए टैक्स कंप्यूट कर लो। ठीक, और अब देखो कि तुमने डिडक्शन जो लिए हैं, इनकम जो कंप्यूट किए, क्या उसमें ऐसी कोई डिडक्शन ली है जिसके चलते AMT के प्रोविजंस लगेंगे तो वो अप्लाई कर दो। एंड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD में ऑप्ट कर लेती है तो फिर न तो नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, न तो 80P का डिडक्शन मिलेगा, और न ही ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT के प्रोविजंस लगेंगे। फिर कहां चले जाओ? 115 BAD में चले जाओ। ऐसे ही मैंने इंडिविजुअल HUF के लिए बताया था कि इंडिविजुअल HUF नॉर्मल टैक्स कंप्यूट कर ले, AMT के प्रोविजंस चेक कर ले, अगर 115 BAC में गया तो दोनों भूल जाओ, है ना।
तो वो चीज आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगा भी। देखो इस पेज में कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये 2 मार्क्स आपको दे सकता है, ये 2 लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर एटीपी का बेनिफिट लेना है तो रिटर्न में को टाइम पर फाइल करें, रिटर्न में डिडक्शन क्लेम करें। एटीपी का बेनिफिट और कोई ले ही नहीं सकता है। सर क्या एटीपी का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा? नहीं। सर क्या एटीपी का बेनिफिट एलएलपी को मिलेगा? नहीं। क्या सर एटीपी का बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलेगा? अरे नहीं भाई नहीं, कितनी बार कहूंगा। एटीपी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, एक्सक्लूसिवली। अच्छा, आप जैसे डिडक्शन चैप्टर में जाओ तो आपको वहां एक सेक्शन पढ़ाया हुआ 80 कैपिटल पीए प्रोड्यूसर कंपनी का बेनिफिट। एक ऐसे जाओ आप डिडक्शन की क्लास में, सबसे आखिरी क्लास में आखिरी नोट्स में जाओ, वहां एक सेक्शन पढ़ा रखा है तुमको 80 पीए, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है? प्रोड्यूसर कंपनी को। वहां भी बोला था कि मैं 80 पी अलग से पढ़ाऊंगा। आपको और अच्छे अच्छे सेक्शन पढ़ा रखे हैं। एक मैंने आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट का सेक्शन पढ़ा रखा है, एक मैंने आपको स्टार्टअप का सेक्शन पढ़ा रखा है। पिछली क्लास में भी बोला 80 IAC जरूर करके जाना है आपको एग्जाम में। 5-6 मार्क्स आपके डूब सकते हैं अगर वो सेक्शन एग्जाम में पूछा तो। सीए के सिलेबस में नहीं है, इसलिए बच्चे उस पर सीरियस नहीं है। सर सीए इंटर वाले बच्चे 80 IAC नहीं पढ़ते हैं, और उनको देखा देखी सीएमए वाले आप स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि यूट्यूब में कोई कहता नहीं है ना 80 IAC इज इंपॉर्टेंट, 80 IAC इज इंपॉर्टेंट। चलिए लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। एक आइडिया लग गया कि अगर एग्जाम में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ सेक्शंस के बेनिफिट लेने हैं डिडक्शंस में, तो कौन कौन से सेक्शन के बेनिफिट ले सकते हैं? GGA, GGC, JJA, JJA, ATP, सारे सेक्शन पढ़ा चुके हैं। ATP आज पढ़ेंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, ये लिख चुके हैं आप। आपको आज क्लास के बाद ये रिवाइज करना है। टैक्स रेट लेक्चर 7 में जो भी बातें बताई गई हैं क्लास नोट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, टैक्स कंप्यूट कैसे करना है, 2 लेवल ऑफ सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट करना है, वो सारी बातें वहां से आपको रिवाइज करनी है। डन, चलिए लिख लिया वीडियो रोक के ये भी। आइए सर, अब थोड़ी बात यहां पर कर लें आपके साथ। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली डिडक्शन 80P के लिए एलिजिबल होती है, और इनके पास एक ऑप्शन भी है। इनके पास एक ऑप्शन भी है, दे कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAD, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलता है? रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होनी चाहिए? रेसिडेंट होनी चाहिए। 115 BAD ऑप्ट कर लोगे तो ध्यान रखना आपको फिर 80P नहीं मिलेगा, अभी बताऊंगा भी आगे, बट ये बात स्पेशली ध्यान रखना। 115 BAD ऑप्ट करते हो तो 80P नहीं मिलेगा। यानी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको 80P का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं लेना चाहते हैं। देखो लेना तो हर कोई चाहेगा 80P का बेनिफिट। मेनली सेक्शन 115 BAD किसके लिए है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 80P का बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी हैं जिनको 80P का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं एक सोसाइटी फ्लैट में रहता हूं, मेरी जो मैं जिस फ्लैट में रहता हूं वो टावर में है, और यहां ये एक सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। 2500 से 3000 फ्लैट है इसके अंदर, 22 से 30 टावर है, ऐसे कह सकते हो तुम इसमें। सर मतलब 2500 से 3000 फैमिली रहती है हमारी सोसाइटी में, राइट। सर ये जो हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं इसको, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन इसको 80P का बेनिफिट नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी, अच्छा आप भी हाउसिंग सोसाइटी में रहते होंगे, आप भी अगर किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी में किसी न किसी सिटी स्टेट में रहते होंगे, तो आप जाइए सोसाइटी के जो AOA होते हैं उनसे जाके डिस्कस कीजिए। हाउसिंग सोसाइटी को जनरली 80P का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो फिर हाउसिंग सोसाइटी को जब 80P का बेनिफिट नहीं मिला, और नॉर्मल टैक्स रेट कितना है? नॉर्मल टैक्स रेट हाउसिंग सोसाइटीज पे कितना है? 10%, 10,000 तक, उसके बाद 20%, उसके बाद 20,000 के ऊपर 30%। तो उससे अच्छा तो ये 115 BAD है ना, 22%।
सर 30% से अच्छा तो 22% है ना 115 बीएडी। तो जनरली 115 बीएडी इज एन ऑप्शन, और ये ऑप्शन कौन सी सोसाइटी लेना चाहती है, लेना चाहेगी जो 80p में नहीं जा रही है। सर 80p में अगर तुम जा रहे हो ना तब तो अपनी इनकम को कम करो। सर 80p तो ऐसा है ना कि 10 लाख की इनकम जीरो हो सकती है आपकी, 80p ऐसा सेक्शन है। तो अगर 80p में आपको 10 लाख की इनकम हो रही है और वो जीरो हो जा रही है 80p का डिडक्शन लेने के बाद, तो तुम क्यों आओगे 115 बीएडी में 22% का टैक्स देने? ऐसे है। तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप टैक्स रेट पढ़ चुके हैं मेरे साथ, आप सरचार्ज रेट अमेंडेड पढ़ चुके हैं 7% और 12%, आप मार्जिनल रिलीफ भी निकालना सीख चुके हैं मेरे से। 1 करोड़ के पास अगर कोई इनकम है, 10 करोड़ के पास कोई इनकम है तो रिलीफ कैसे निकालें। आप एएमटी भी पढ़ चुके हैं मेरे से। एएमटी का रेट कितना? 15%। कब? जब आप 35 का बेनिफिट ले रहे हैं या 10AA का या फिर 80IA टू RRB का, एक्सेप्ट 80p। सोसाइटी 80p का अगर बेनिफिट ले रही है तो एएमटी के प्रोविजन लगेंगे? नहीं। सर एक सोसाइटी है जो 35AD का बेनिफिट नहीं ले रही है, 10AA का बेनिफिट नहीं ले रही है, इनकम बेस्ड डिडक्शन के सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले रही है, खाली 80p ले रही है, क्या आप एएमटी लगा दोगे? नहीं लगाएंगे। यहां लिख दिया है मैंने आपको, यहां पर वो बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। ये देखो, इफ टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80p ओनली, सोसाइटी सिर्फ 80p का बेनिफिट ले रही है, वो 10AA नहीं ले रही है, 35AD नहीं ले रही है, 80IA टू 80RRB नहीं ले रही है, नहीं ले रही है, खाली 80p ले रही है, क्या आप एएमटी के प्रोविजन लगा दोगे? नहीं लगाएंगे सर, कोई रीजन ही नहीं है एएमटी के प्रोविजन लगाने का। तो ये तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर देखो यहां लिखना है, इस चीज को फिर से जाके थोड़ा सा ठीक कर लो। डन, वीडियो रोक के ठीक कर लिया। ये चीज आपके साथ पढ़ाई हो चुकी है। अब ओवरऑल अगर कोई सोसाइटी 115 बीएडी में जाती है तो आपको देखो, मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस नहीं लगेगा, मार्जिनल रिलीफ के भी प्रोविजन नहीं लगेंगे सर, एएमटी के प्रोविजन भी नहीं लगेंगे। एक यहां दिक्कत है, आपको 80p का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सर मेन तो 80p है, तो आप बोलोगे सर 115 बीएडी में आएंगे ही क्यों? तो मैंने बोला ना कि बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जो 80p के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनके लिए ये सेक्शन अच्छा है। 30 से रेट कितना 22% हो गया, क्योंकि सोसाइटी की नॉर्मल इनकम तो 20 लाख से ऊपर होती है, 20,000 रुपए से तो ऊपर होती है। 20,000 के ऊपर कितना है? 30% ना। टोटल इनकम अगर 20,000 के ऊपर हो जाए तो 30%। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसकी एनुअल इनकम तो करोड़ों में है, करोड़ों नहीं तो लाखों में तो जरूर होगी, बहुत बड़ी सोसाइटी है। मेंटेनेंस से इनकम आती है ना सोसाइटी को, जो मंथली मेंटेनेंस ये लेते हैं उससे इनकम आती है सर। एनीवे, तो सोसाइटी के पास एक ऑप्शन है 115 बीएडी का। अगर 115 बीएडी में चली जाती है तो फ्लैट रेट है 22%, फ्लैट सरचार्ज का रेट है 10%। सर सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं? तो बताया है क्लास में, फ्लैट रेट जब होता है सरचार्ज का 10%, फ्लैट रेट चाहे इनकम कुछ भी हो, तो उसमें फिर मार्जिनल रिलीफ की जरूरत क्या है? सर आपने तो बोला था सरचार्ज जब रहेगा तो मार्जिनल रिलीफ भी रहेगा। भाई सरचार्ज ऐसे में रहेगा ना मार्जिनल रिलीफ, 1 करोड़ के ऊपर इनकम गई तो 7% का सरचार्ज, 10 करोड़ के इनकम गई ऊपर तो 12% का सरचार्ज। ऐसे केसेस में मार्जिनल रिलीफ होता है। जब मैं बोल रहा हूं सरचार्ज हमेशा लगेगा, फ्लैट फ्लैट ऑलवेज। जब सरचार्ज आपकी इनकम 100 रुपए हो तब भी लगेगा, आपकी इनकम 2,000 हो तब भी लगेगा, आपकी इनकम 25,000 हो तब भी लगेगा। ऐसे नहीं कि सरचार्ज एकाएक आ रहा है, सरचार्ज हमेशा लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम लेवल। 115 बीएडी में तो वहां मार्जिनल रिलीफ नहीं होता। सर आपने तो 115 बीएसी में पढ़ाया था मार्जिनल रिलीफ। भाई मैंने क्या बोला था 115 बीएसी में? 115 बीएसी में सरचार्ज का लेवल फिक्स नहीं है, सरचार्ज वही लेवल है 10%, 15%, 25%, 37%। इसीलिए जब क्लास में आपको 115 बीएसी पढ़ाया था तो वहां मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ाया था। नोट्स रिवाइज करो। जब आपको 115 बीएसी पढ़ाया तो वहां बताया है कि 115 बीएसी ऑप्ट करने पे टेबल टैक्स रेट का चेंज होगा लेकिन सरचार्ज वही लगेगा, और इसीलिए वहां मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ाया। 115 बीएडी में मार्जिनल रिलीफ नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां फ्लैट रेट है सरचार्ज का 10%, लगेगा ही लगेगा।
थोड़ा तो दिमाग खुला रखना पड़ेगा। और आज की क्लास को बर्डन समझना ही नहीं है। सर जो पिछली क्लास पढ़ाया एलएलपी के बारे में, बर्डन नहीं है, आपने पढ़ी हुई चीज पढ़ी है दोबारा। डेप्रिसिएशन हो, कैपिटल गेन हो, या फिर 35 एडी हो, आपने पढ़ी हुई चीज पढ़ी है, ठीक है, बर्डन नहीं है। सर आपने 2 घंटे की क्लास पढ़ा दी, मुझे 4 घंटे लग रहे हैं रिवीजन करने में, ऐसा नहीं था पिछली क्लास और ना आज की क्लास। हलवा है आज की क्लास तो हलवा हलवा। लिखिए इसको, लिखा वीडियो रोक के? डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अब चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन में एटीपी में। बोला सर क्या है इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहता है एटीपी? बोलता है सोसाइटी को अगर ये सब इनकम हो रही है तो डिडक्शन लेते जाओ। इनकम हो रही है सोसाइटी को, कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम हो रही है। जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से डील करती है, मेंबर को हेल्प करती है, मेंबर के लिए सामान खरीदना, मेंबर के सामानों को बेचना, मेंबर के सामानों को प्रोसेस करना, मेंबरों से ही पैसे चार्ज करना। अच्छा, मेंबर्स ही मिलके सोसाइटी और सोसाइटी की बॉडीज, गवर्निंग बॉडी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी होगी। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, इनके भी बायलॉज होते हैं। जैसे कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, इनकी भी गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर एंड बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और वो मेंबर से ही मिलके बनी होती है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से ही मिलके बनी होती है और मेंबर को ही सर्विस देती है और मेंबर से ही पैसे चार्ज करके इनकम कमाती है। मेंबर को ही सर्विस देती है, फ्री में ना देके उनसे पैसे चार्ज करती है। तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी सारी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से। तो जो भी इनकम होती जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को तुम जोड़ते जाओ। कहां पहुंच जाओ? जीटीआई। अब जीटीआई के बाद प्यार से एटीपी के डिडक्शन में सब कुछ घटाते रहो। जो भी पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट मोटा मोटी जितनी भी इनकम होगी ना एग्जाम में, सब घटती चली जाएगी। अभी बताऊंगा तुमको, 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा। हो सकता है जो अभी एग्जाम्पल कराऊंगा वही एग्जाम में आ जाए। इसका एक फिक्स पैटर्न है एग्जाम में। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फिक्स पैटर्न है, जो कराऊंगा क्लास में वही आएगा। खाली अब ये 2 पेज समझाने में जो टाइम लग जाए, लेकिन है बहुत इजी। हम यहां कुछ इनकम की बात कर रहे हैं जिसको तुम डिडक्शन एटीपी में घटा सकते हो। मतलब इस इनकम को तुमने पहले ऊपर जीटीआई के ऊपर टैक्स किया होगा ना, आइदर हाउस प्रॉपर्टी में या पीजीबीपी में या कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में। हाँ, तो सर ये जितनी भी इनकम की यहां बात हो रही है ना, ये सब तुमने कहीं ना कहीं जीटीआई के ऊपर ऐड किए हैं। अब घटाने की बारी है एटीपी के अंदर। यहां जो भी इनकम की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल तुमको एक इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस, तो तुमने इसको पहले हाउस प्रॉपर्टी में दिखाया होगा, फिर जीटीआई में आए होगे, यानी क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ होगा कि अरे तुमने गोडाउन किराए पर दिया, 1 लाख की इनकम है, इसको जोड़ देना और नीचे एटीपी में घटा देना। सर क्वेश्चन में ये इनकम होगी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम कमाया है। ठीक है, आने दो, एग्जाम में क्वेश्चन आने दो। इसको सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करो, फिर जीटीआई में पहुंचो, फिर घटा दो एटीपी में। जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ। इनकम को पहचानना है, हेड में जोड़ना है और माइनस कर देना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। और एक फिक्स डिडक्शन भी है, नहीं कुछ मिल रहा है तो 50,000 का तो घटा फिक्स है डिडक्शन। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऐसी कुछ इनकम है जो ऊपर मेंशन नहीं है, एक फ्लैट डिडक्शन है 50,000 का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो डिडक्शन 1 लाख का है। सर ये तो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, ये तो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम हो रही है लेकिन वो ऊपर मेंशन नहीं है, ऊपर यहां मेंशन नहीं है, यहां एलिजिबल नहीं है, यहां लिखा हुआ नहीं है, तो सर फ्लैट 50,000 और 1 लाख का तो बेनिफिट है ही है। देखो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक, सोसाइटी पे। यहां पर देखो 50,000 घटाया हुआ है, 1 लाख घटाया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, देखो 1 लाख फिक्स घटाया हुआ है। सर ये नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन है, देखो नीचे यहां पे 50,000 घटाया हुआ है। घटाना है ही 50,000 1 लाख।
सर एक और क्वेश्चन है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, देखो यहां नीचे 50,000 घटाया हुआ है, मैक्सिमम 50,000। तो सर बहुत इजी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन बनाना, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में इनकम दे रखी होगी, उसको अरेंज करके जीटीआई पे पहुंच जाओ और फिर सबको घटाते रहो। क्वेश्चन पढ़ो, जीटीआई का फॉर्मेट बनाओ और फिर जैसे जीटीआई में सबको जोड़े हो वैसे घटाते रहो एटीपी में, खत्म। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। सर मेरे दोस्त ने बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एटीपी तो हमारे सर ने नहीं पढ़ाया है, ये तुम्हारे सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे तुम्हारे बच्चे तुम्हें कंफ्यूज करेंगे कि अरे मेरे सर ने तो एटीपी नहीं पढ़ाया है, ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं सिलेबस में, तुम क्या पढ़ रहा है सूरज सर से। तो उसको बोलना कि भाई तू शायद सीए का कोर्स करके बैठा है, मुझे सीएमए का कोर्स करने दे, और एक बार स्टडी मैट डाउनलोड कर इंस्टीट्यूट का और सर्च कर एटीपी लिख के देख, आएगा सेक्शन। सर्च कर 115 बीएडी, देख आएगा सेक्शन। और अपने टीचर को भी बता कि सर सीएमए बोल के एडमिशन लेते हो तो ये सेक्शन क्यों नहीं पढ़ाते हो। मार्केट में बहुत सारे फैकल्टीज एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, कि हाँ हम सीएमए इंटर का कोर्स भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाओ ना, एटीपी पढ़ाओ, 115 बीएडी पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते हो। आइए सर डिस्कस करते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन का पैटर्न दिखाई दिया है, बस ये 2 पेज आपके साथ डिस्कस करना है, फिर क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर 115 बीएडी कर लेंगे, खत्म ये चैप्टर। ये डेफिनेशन है जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। Cooperative society means a cooperative society registered under the Cooperative Society Act 1912 or under any other law for the time being in force in any state for the registration of cooperative society. Sir, just for reading purpose है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है। हाँ, बट ध्यान रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड स्टेट में भी अलग अलग एक्ट हैं। तो अगर मान लो कोई स्टेट का जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अगर उसमें आप रजिस्टर्ड हैं तो भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, और एक जो ये मेन एक्ट यहां लिखा है, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हैं तो भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, एलिजिबल फॉर सेक्शन 80P बेनिफिट। सर अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80P का बेनिफिट डिडक्शन लेना है तो आपको इस डेफिनेशन में आना पड़ेगा। तो इन दैट वे द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि आपको लिखने के लिए आ रहा है, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। अब कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P एज अंडर। कहता है जितनी भी इनकम होगी 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। एक कैटेगरी ये है। अब देखो इसमें कितनी इनकम है, यहां जो इनकम लिखी है, ये जितनी भी इनकम लिखी है ना, 1 2 3, आगे चलेंगे 4, आगे चलेंगे 5, आगे चलेंगे 6, आगे चलेंगे 7, ये जितनी भी इनकम आप अभी यहां लिखी हुई देख रहे हो, ये सारी इनकम जीटीआई में कहीं ना कहीं किसी न किसी हेड में ऐड होगी। मेनली ये पीजीबीपी हेड में ऐड होती हैं। सर ये सोसाइटी की एक्टिविटी की इनकम है जो वो अपने मेंबर को हेल्प करती है और वहां से जो पैसे कमाती है। मेनली ये सोसाइटी की टैक्सेबल इनकम है जो पीजीबीपी में जाएगी, जीटीआई में जाएगी, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जीटीआई के बाद 100% डिडक्शन ले लोगे। ये 100% कैटेगरी वाली है। बोला सर अगले पेज पे, अगले पेज पे भी 100% कैटेगरी है, फिर से 100%, फिर आप देखो यहां भी 100% है, यहां भी 100% है। यानी ये जो यहां से शुरू हो रहा है कैपिटल ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर पहला पॉइंट यहां है, उसके अंदर 6 से 7 पॉइंट है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। हर जगह क्या करना है आपको इन सब इनकम को। सर ये सब इनकम टैक्सेबल होगी, जीटीआई में जाएगी, और जितनी इनकम तुम जीटीआई में ले जाओगे सारा का सारा तुम क्या कर लोगे, डिडक्शन में ले लोगे। बोला सर कोई 50% 20% वाला भी है? नहीं, कोई 50% 20% वाला नहीं है। सिंपल, जितनी इनकम है ऊपर टैक्सेबल उतने का डिडक्शन ले लो 80P में, अगर तुम्हारी इनकम इन सब पॉइंट में फॉल कर रही है। तो बोला सर फिर और बाकी? सर एक दूसरी कैटेगरी है जहां लिमिट लगेगी, और वो लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, 50,000, और अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो कितना, 1 लाख।
और एक पॉइंट ये है जहां पर हमें देखना पड़ेगा जीटीआई की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अगर जीटीआई तुम्हारा 20,000 और उससे कम है तो तुमको डिडक्शन मिलेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर ये वाला जो पॉइंट है ना लास्ट वाला, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्लेम करना। सर 50,000 और 1 लाख तो इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन में देखा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख नहीं तो 50,000, ये फ्लैट बेनिफिट है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिजिबल है टीपी में और ऊपर 100% वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रही है उसकी इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो नीचे 50,000 1 लाख ले लो। लेकिन ये वाली इनकम बोलता है तुम्हारी सारी की सारी इनकम डिडक्शन हो जाएगी, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन कब? जब तुम्हारा जीटीआई 20,000 और उससे कम हो। सर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जीटीआई 80P के डिडक्शन लेने से पहले वाली जीटीआई 20,000 और उससे कम हो ही नहीं सकती है। ये लिमिट एक तरह से टाइम पास लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है। मान लो तुम एक सोसाइटी और तुम्हें 15,000 रुपए की इनकम हो रही है, किससे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से, और कोई इनकम नहीं है, तो इस पॉइंट में फॉल तो कर जाओगे तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम है 15,000 की, कोई और इनकम नहीं है, तो तुम इस पॉइंट में आ गए, तुम ले लो डिडक्शन। ये इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, देख लेंगे। आते हैं अब शुरू से चलते हैं। तो ये मोटा मोटी ये डिडक्शंस आप पढ़ने वाले हैं हम लोग। सर 20% 50% वाला कोई चक्कर नहीं है, एक 100% की डिडक्शन के लिए सब इनकम एलिजिबल है। उसके बाद एक फ्लैट बेनिफिट है अगले पेज पे 50,000 और 1 लाख का, ऐसे ध्यान रखना है। आइए अब कहता है सोसाइटी क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है अपने मेंबर को। सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। ध्यान रखना ये एक ऐसी सोसाइटी है जो क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, बैंकिंग के बिजनेस में है, लेकिन कस्टमर कौन है इसके, सिर्फ मेंबर्स। बोला सर हम और आप जाएंगे कस्टमर बनने के लिए, तो सर कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा वो। कहता है अगर आप एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो अपने मेंबर्स को लोन देती हैं, फाइनेंस का हेल्प देती हैं, तो आप अपने मेंबर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगी। नेचुरल से बात है ये पीजीबीपी इनकम होगा, आप फटाफट डिडक्शन ले लेना। लेकिन ध्यान रहे कहां से इनकम हो रही है, आपने अपने मेंबर से ये पैसा कमाया। सर मैं तो नॉर्मल बैंक खोलूंगा, जैसे बाकी बैंक चलते हैं वैसे बैंक खोलूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में आ सकती है, हाँ आ सकती है, उसको फिर हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तुम कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है, ये अब किसी के साथ भी डील कर सकती है। हम आप जाके इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे हम और आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अकाउंट खुलवाने, हम और आप जैसे बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने, वैसे ही हम और आप कहां जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवाने। कोऑपरेटिव बैंक को 80P का बेनिफिट नहीं है। एंड एग्जाम में एक और आता है रीजनल रूरल बैंक, सर इसको भी 80P का बेनिफिट नहीं है। क्या बोला था मैंने, कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जिनको 80P का बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके लिए 115BAD का जो 22% का टैक्स रेट है वो सॉलिड है। तो सर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्या बोल सकता हूं मैं, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हैं, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हैं या फिर अगर आप रीजनल रूरल बैंक हैं तो आपको 80P नहीं मिलेगा। 115BAD ऑलवेज आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल। ये मैं अलग से आपको बता रहा हूं। एग्जाम में MCQ आते हैं इस पे 2 मार्क्स तक के, क्या कि आप रीजनल रूरल बैंक हो, क्या आपको 80P का बेनिफिट मिलेगा, नहीं सर नहीं मिलेगा। आप कोऑपरेटिव बैंक हो तब नहीं मिलेगा सर। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी कि अगर आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये नाम आप पहले सुने हुए हैं, 43B की क्लास में आप जाइएगा। सर चेक सेक्शन 43B, चेक सेक्शन 43B पीजीबीपी। सर लोन का इंटरेस्ट अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं तो उसको टाइमली पेमेंट कर दे, नहीं तो 43B बोलता है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपने लोन लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, NBFC से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो 43B लगता है। ये हमने पढ़ा है कहां, पीजीबीपी में, वहीं लिखा हुआ है इसका नाम कि 43B के प्रोविजंस नहीं लगेंगे अगर आपने लोन लिया है किससे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से। ये नाम पहली बार आपके सामने नहीं आया, क्या ध्यान रखना,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कौन दे रखा है, किसका नाम, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो क्या इनको एटीपी का बेनिफिट मिलेगा? हाँ, इनको एटीपी का बेनिफिट मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक में आप कौन है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो इनको एटीपी मिल जाएगा। इनको एटीपी ओके, इनको एटीपी ओके, यानी 4 नाम हो गए। 2 को मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक नहीं मिलेगा, रीजनल रूरल बैंक नहीं मिलेगा। बट कोऑपरेटिव बैंक में क्या है आप, 2 नाम, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आप एटीपी का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बॉक्स यही कहना चाह रहा है। 4 में से 2 को मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा, ये याद करना होगा तुमको 2 मार्क्स के लिए। ठीक सर, प्राइमरी कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक किसको बोलते हैं? मींस अ सोसाइटी हैविंग इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन कन्फाइंड टू अ तालुक and the principal object of which is to provide for long term credit for agriculture and rural development activities। तालुक मतलब एक छोटी सी जगह, गांव ऐसे समझो, एक छोटा सा गांव। एक ऐसा बैंक जो एक छोटे से गांव वाले एरिया में डील कर रहा है और मेनली वो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ही फाइनेंस का काम करता है। सर आप इस बैंक में एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड लोन ले सकते हो जाके। और ये जो बैंक है ना, ये ऐसे नहीं बड़ी बड़ी सिटीज को कवर कर रहा है, ऐसे नहीं है, छोटा सा तालुका, यानी डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा, एक ऐसे समझो विलेज, आप ऐसे समझो कि एक विलेज एरिया में ये डील कर रहा है। तो सर हम इसको बेनिफिट देंगे, जस्ट डेफिनेशन रीडिंग पर्पस के लिए, एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। तुमसे मैं सवाल पूछूंगा, क्या एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है जो एटीपी का बेनिफिट लेना चाहती है? दे दें? हाँ दे दो सर। एक रीजनल रूरल बैंक है, इसको एटीपी का बेनिफिट देना चाहते हैं? दे दें? नहीं दो सर। एक कोऑपरेटिव बैंक है, सिंपल एग्जाम में एक कोऑपरेटिव बैंक है जो एटीपी का बेनिफिट लेना चाहती है, मत दो सर। दे सकते हैं सर अगर वो इस 2 कैटेगरी में आती है, वही जो मैंने लिखा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। चलो सर, अगर आप एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम करती हैं, सर मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं और मैं और मेरे मेंबर्स कॉटेज इंडस्ट्री, यानी हम जिस बिजनेस में काम करते हैं वो एक कॉटेज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इससे हमने 5 लाख रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो आप पूरा डिडक्शन ले सकते हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अपने मेंबर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने का काम करते हैं। मान लो मेरे 5-6 हजार मेंबर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं मैं और मेरे मेंबर्स है 5-6 हजार, सब गन्ने की खेती करते हैं और मैं क्या करता हूं, उनके गन्ने को मार्केट में अच्छे दाम पे जाके बेचता हूं। वो अपने से बेचने जाएंगे तो कम दाम मिलेगा, मैं इकट्ठा करता हूं सबके गन्ने को और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नेगोशिएट करता हूं कि प्राइस दोगे तो गन्ना जाएगा, वरना कोई किसान तुमको गन्ना नहीं देगा, चला लो तुम अपनी फैक्ट्री। मैं बढ़िया प्राइस दिलवाता हूं, तो मैं पैसे तो लूंगा ना थोड़े से, तो मैं क्या करता हूं, कमीशन बेसिस पे मार्केटिंग का काम करता हूं। मेंबर ने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया है उसकी मार्केटिंग का काम। बोला सर अगर फॉर्म चेंज हो जाए तो उसकी मार्केटिंग करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल मेंबर ने खेती की आलू की और मैं जाके बेच रहा हूं आलू से बना हुआ पोटैटो चिप्स, तो सर उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आलू की खेती की है, आलू जाके बेचो और उससे रिलेटेड जो इनकम हुई है सोसाइटी को, पहले पीजीबीपी में टैक्स करो, फिर डिडक्शन ले लो। वही बात यहां पे बता रहा है, द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर रेफर टू इन सेक्शन 80P मस्ट बी कन्फाइंड टू द डायरेक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉट टू एनीथिंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस आउट ऑफ इट। फॉर्म चेंज करने के बाद कुछ बेच रहे हो, पैडी नहीं राइस बेच रहे हो, सुगर केन नहीं गुड़ बेच रहे हो, जगरी है ना, गन्ना नहीं गन्ने का जूस बेच रहे हो, टमाटो नहीं टमाटो का सॉस बेच रहे हो, तो उससे रिलेटेड इनकम एलिजिबल नहीं होगी। फॉर इंस्टांस paddy is an agriculture produce. If cooperative society undertakes the sale of paddy grown by its members, the profit derived therefrom will gain exemption under this section. But if the society undertakes the sale of rice processed out of such paddy, the exemption is not attracted. Exemption का मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्सेबल हो जाएगी,
ऊपर पीजीबीपी में, नीचे डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फॉर्म चेंज हो गया है। ठीक है सर, अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं मेंबर को तो बदले में क्या कमाएंगे? इंटरेस्ट। मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, अपने मेंबर को लोन देता हूं और उससे इंटरेस्ट कमाता हूं, तो पहले पीजीबीपी में टैक्स कर दो, फिर एटीपी में डिडक्शन ले लेना। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक हूं, मैं रीजनल रूरल बैंक हूं, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉटेज इंडस्ट्री से इनकम आ रही है, बेनिफिट ले लो। मेंबर के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन है उसको मार्केट करो, बेनिफिट ले लो। अब देखो सर, मेंबर ने खेती करने में सामान भी तो चाहिए, तो मेंबर को मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं और मेरे 1000-2000 मेंबर्स हैं। खेती करने के लिए उनको सामान चाहिए, किसी को सीड्स चाहिए, किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, किसी को फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो ये सब मैं सप्लाई करता हूं। मैं अच्छे दाम पे लाऊंगा। सर, एक किसान अकेले शहर जाके कोई माल लाएगा तो महंगा पड़ेगा। अब मेरे कितने किसान मेंबर है? 5-6 हजार, सिर्फ 500, चलो 5-6 हजार नहीं, 500, मेरे 500 किसान मेंबर हैं। अब सबकी डिमांड के हिसाब से मैं मार्केट से जा जाके अच्छे रेट पे क्या लाके देता हूं? होलसेल रेट पे लेके आता हूं, बहुत बड़े लॉट में लेके आता हूं, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल, सीड्स। तो सर थोड़ा तो कमीशन कमाऊंगा ना। तो तुम जाओगे 5 रुपया में लाओगे, मैं 2 रुपया में लाके तुमको 3 रुपया में दे रहा हूं, तो 1 रुपया मेरी इनकम। तो इनकम ऊपर जाने देना और नीचे पूरा डिडक्शन ले लेना। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, सीड, लाइफ स्टॉक, अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग टू द मेंबर्स। मेंबर को मैं सामान सप्लाई कर रहा हूं, इंक्लूडिंग जानवर भी, लाइव स्टॉक्स, वो खेती में यूज करेंगे। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होना चाहिए। सर, मैं मेंबर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का काम कर रहा हूं विदाउट द एड ऑफ पावर। बोला सर विथ द एड ऑफ पावर हुआ तो आपको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऊपर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और फिर इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोला सर मैं नीचे जाके 50,000 वाला बेनिफिट ले लूं, वो ले लो। तो बोला सर यहां पर फॉर्म चेंज हो गया है, नीचे जाके 50,000 का बेनिफिट ले लूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 का बेनिफिट तुम कहीं भी ले सकते हो। सर विथ द एड ऑफ पावर है, तो विथ द एड ऑफ पावर है और मान लो यहां पर इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग हुई है कितनी? इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग हुई है कितनी? मान लो 80,000। तो तुम 80p में जो एक डिफॉल्ट लिमिट है 50,000 की ओवरऑल डिफॉल्ट, वो तो ले ही सकते हो, ले सकते हैं। अच्छा सर विदाउट द एड ऑफ पावर होती तो पूरा 80 घट जाता तुमको। ऐसे ही मेरे जो मेंबर्स हैं उनको लेबर की फैसिलिटी में देता हूं। किसान, मेरे जो किसान भाई हैं मेंबर्स, उनके खेत पर काम करने के लिए वर्कर चाहिए। अब वो वर्कर लाते हैं 800 रुपया दिहाड़ी में और मैं उनको देता हूं 600 रुपया दिहाड़ी में। क्या हुआ? तो जो मेरे मेंबर्स हैं उनको जो लेबर चाहिए तो वो मैं बेटर रेट पे लेबर सप्लाई का काम करता हूं। हमसे लेबर ले जाओ, तुम्हें खेत पे किसान भाई लोग, तुम्हें खेत में लड़के चाहिए काम करने, हम दे रहे लड़के 600 रुपए में, तुम कहां मार्केट में जाके 800 रुपए दोगे? तो इससे भी इनकम होती है। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर फॉर इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को अपने खेत में काम कर, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा मिलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल उसके आसपास के आप देखोगे। अगला क्या चाहिए? फिशिंग एक्टिविटी। अब जैसे ऊपर में कॉटेज इंडस्ट्री को पूरा माफ था, ऐसे ही मान लो फिशिंग एक्टिविटी से रिलेटेड मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं और मेरे जो मेंबर्स हैं वो कौन है? फिशरमैन्स। वो मछलियां पकड़ते हैं फिर हम मार्केट में बेचते हैं और मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, उनको हेल्प करता हूं इसी चीज में। सर इससे जितनी भी इनकम होगी सब पहले टैक्सेबल होगी, फिर पूरी की पूरी 80p में एलिजिबल हो जाएगी। कोई भी एक्टिविटी कर लो, कैचिंग, क्योरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरिंग, मार्केटिंग, कोई भी। फिशिंग की पूरी इनकम ही क्या है? डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। जैसे ऊपर कॉटेज इंडस्ट्री। सर आपने यहां बोला था फॉर्म चेंज नहीं होना, हाँ मत करो फॉर्म चेंज। मार्केटिंग का काम कर रहे हो तो फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग का काम कर रहे हो तब तो फॉर्म चेंज होगा ही ना। तुम किसान हो, तुमने अपना फसल लाया, हमने उसको प्रोसेस करके दे दिया तुमको, जाओ अच्छे दाम में मार्केट में बेचो। ऑब्वियस सी बात है प्रोसेसिंग करोगे तो फॉर्म चेंज होगा, लेकिन मैं यहां मार्केटिंग नहीं कर रहा। अगर मार्केटिंग करनी है तो फॉर्म नहीं चेंज होना चाहिए। प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फॉर्म तो चेंज होगा। खाली क्या ध्यान रखना है? मैनुअल प्रोसेसिंग करना है, मशीनों के थ्रू नहीं। यानी सपोज करो मेंबर की फसल है, अब उसकी सफाई करके पैकिंग करनी है तो कर देंगे, लाओ 1 लाख रुपया, तुम्हारे खेत के सारे फसल की क्लीनिंग हो जाएगी और पैकिंग हो जाएगी, करवा देंगे। तो ये इनकम हो गई, डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ डिडक्शंस आपने पढ़ा पहले पेज पे।
बहुत इजी है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से ये ध्यान आ जाएगा आपको एग्जाम में। लिखिए क्या लिखना है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। आइए सर, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ सप्लाई कर रही है, उससे इनकम कमा रही है। मेंबर्स हैं, आप मेरे मेंबर्स हैं, आपने अपने पास काव गाय भैंसे रखी हुई हैं, आप मेरे मेंबर्स हैं। मान लो मेरे नीचे 1000 मेंबर्स हैं, किसान भाई लोग खेती नहीं करते हैं, जानवर पालते हैं, क्या गाय भैंस, अब वो दूध लाके मुझे देते हैं। मैं सोसाइटी हूं, मेरे मेंबर्स हैं, आप अपने गाय भैंस पालो और आप दूध मुझे लाके दो। अब मैं उस दूध को जाके बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाके बेचूंगा, लाइक मदर डेयरी, लाइक अमूल, वो आगे दूध बेचेंगे, तो अब इससे मुझे लाखों रुपया का प्रॉफिट होगा। तुम अकेले इतनी दूर शहर में तो जाके दूध बेचोगे नहीं, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। तो अगर मैं अपने मेंबर से मिल्क की सप्लाई लेता हूं और आगे मिल्क सप्लाई करता हूं, तो इससे जो मुझे इनकम होगी वो पूरी 100% एलिजिबल हो जाएगी डिडक्शन के लिए। कहता है 100% profit included in the GTI are deductible in case cooperative society being a primary society engaged in supplying milk, oil seeds। मिल्क तो एक एग्जांपल दिया था, मिल्क आ सकता है, ऑयल सीड्स आ सकता है, फ्रूट्स आ सकता है, वेजिटेबल्स आ सकता है, रेज्ड और ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अब मेंबर ने मुझे दिया, मैं कौन हूं? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं कौन हूं? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं आगे मार्केट में नहीं बेचूंगा, मैं भी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूंगा। किसको दूंगा? जिसका नाम है फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो क्या कर रही है? वो भी आगे सप्लाई करने का काम कर रही है, मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। वो फॉर्म चेंज ना करे, प्रोसेस का काम ना करे, फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें फ्रूट्स दिया, तुम भी आगे फ्रूट सप्लाई करो। मैंने तुम्हें दूध दिया, तुम आगे दही मत बेचना है, दूध सप्लाई करोगे। तो मैंने तुम्हें दूध दिया है, किसान भाई लोग तुम मुझे मिल्क लाके दो। मैं हूं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं इसको जाके दूंगी फेडरल। सर, एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नीचे 100 सोसाइटियां होती है प्राइमरी, और हर प्राइमरी सोसाइटी के नीचे 100 200 मेंबर होते हैं जो गाय भैंस पालते हैं और दूध का काम करते हैं। ये जो मदर डेयरी का बिजनेस है ऐसे ही चलता है। ये जो आपका मदर डेयरी है, अमूल है, ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में चलते हैं। अमूल खासकर, मदर डेयरी भी, और भी है, जैसे कर्नाटका में भी है। अपने बीच में एक नाम आया था, बहुत फेमस है बेंगलोर में, वहां पे वो मिल्क ब्रांड, और उसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा था इलेक्शन से पहले, कर्नाटक इलेक्शन से पहले। किसके साथ? अमूल गुजरात के साथ, मैं नाम भूल रहा हूं अभी। अमूल और मदर डेयरी ये तो नेशनल नेम है। सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में चलते हैं और ये फेडरल है जनरली। इनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सोसाइटी के नीचे सोसाइटी मेंबर होती है, हाँ, और उसके नीचे होते हैं इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल वो किसान जो खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, फ्रूट्स हो रहा है, ठीक है। फार्मर जो फ्रूट्स की खेती कर रहा है, या फिर वेजिटेबल की खेती कर रहा है, या फिर मिल्क की प्रोडक्शन जैसे गाय भैंस पाल रहा है, ये सप्लाई करेगा किसको? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और ये सप्लाई कर रहा है किसको? फेडरल को। फेडरल उसको प्रोसेस ना करे, वो भी आगे सप्लाई करे, तो फिर इसको 80p का बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी इनकम होगी। ये कहना चाह रहा हूं। बोला सर अब बताना, और अगर ये प्राइमरी सप्लाई का काम करे किसको? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को, या फिर सप्लाई का काम करे किसको? गवर्नमेंट कंपनी को, तो भी डिडक्शन मिलेगा। सर कहता है मैं कौन हूं? मैं एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं जो अपने मेंबर के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसको मैं आगे सप्लाई कर रहा हूं। किसे? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वो क्या कर रही है? आगे वो भी सप्लाई कर रही है, फॉर्म चेंज नहीं कर रही। या फिर मैं किसको लाके दे रहा हूं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं किसको लाके दे रहा हूं? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को। या फिर मैं किसको दे रहा हूं? गवर्नमेंट कंपनी को। वो भी आगे किस चीज का काम कर रही है? सप्लाई का काम कर रही है। अल्टीमेटली फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फॉर्म चेंज करेगा, मैं या आगे फेडरल वाला या आगे गवर्नमेंट कंपनी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वही बात यहां लिखी हुई है। वेयर द डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी लाइक द एसएससी कलेक्टेड मिल्क फ्रॉम प्राइमरी सोसाइटी एट विलेज और तालुका लेवल एंड देयर आफ्टर प्रोसेस्ड द मिल्क को प्रोसेस करके वो आगे सप्लाई कर रही है। तो सर ये तो प्राइमरी से एक स्टेप ऊपर हो गया। सर नॉट ओनली कलेक्टिंग बट ऑल्सो प्रोसेसिंग, ये डिड नॉट मैच, इसीलिए इंटाइटल नहीं हुआ। एक वर्डिंग से क्या कहा था मैंने? तुम एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो
अपने मेंबर से मिल्क लोगे, आगे किसको दोगे? फेडरल को। फेडरल भी आगे सप्लाई करेगी, प्रोसेस नहीं करेगी। अब इसने क्या हुआ? प्रोसेस कर दिया मिल्क, तो फिर कैसे डिडक्शन मिलेगा? तो प्राइमरी सोसाइटी मिल्क लेगी, मिल्क देगी, और जिसको देगी वो भी आगे मिल्क ही सप्लाई करेगा, वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। वेजिटेबल आया, मैंने वेजिटेबल दिया फेडरल को, फेडरल भी आगे वेजिटेबल ही सप्लाई करे, फॉर्म चेंज ना करे, तो फिर प्राइमरी को क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। तो ये थोड़ा सा तुमको पॉइंट एग्जाम में क्लिक करना चाहिए रिवीजन के टाइम में, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। बाकी इजी है कि सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड की इनकम कमा रही है, इंटरेस्ट की इनकम कमा रही है, तो जितना कमा रही है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दो, फिर क्या ले लेना? 80p का डिडक्शन 100%। बोला सर वेयर हाउस की इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन एंड वेयर हाउस, कहता है 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द GTI या डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम डिराइव बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ द कमोडिटीज। सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वेयर हाउस मेंटेन कर रही है, गोडाउन मेंटेन कर रही है, और वो जो उसके मेंबर के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको वहां पे स्टोरेज करने का काम, प्रोसेसिंग करने का काम, और उसको मार्केट में फैसिलिटेट, मार्केट में 1 महीने के बाद बेचना है। सर कहीं तो स्टोर करोगे? किसान भाइयों तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हुई है, मार्केट 1 महीने के बाद खुलेगा, 1 महीने कहां रखोगे इस फसल को? खुले आसमान के नीचे, खराब हो जाएगा। आओ मेरे गोडाउन में रखो, पैसे दे देना सब 100-100 रुपए पर डे के हिसाब से। तो ये सोसाइटी की इनकम हुई। अब इनकम होने के बाद सोसाइटी पूरा का पूरा क्या ले लेगा? डिडक्शन ले लेगा 80p में। अब बोला सर सोसाइटी की जो इनकम ऊपर ना कवर हो रही हो तो फिर 50,000 का फ्लैट बेनिफिट है, और नहीं कंज्यूमर हो तो 1 लाख का। और एक बेनिफिट है छोटा सा कि पूरी की पूरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम माफ कर देंगे, चाहे जहां से भी आ रही हो। सर ऊपर तो एक इंटरेस्ट आ रहा था, वो कहां से आ रहा था? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगा रखी थी, तो वहां से इंटरेस्ट और वहां से डिविडेंड आ रहा था। ये तो किसी की भी सिक्योरिटी हो या फिर कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, गोडाउन वेयर हाउस होना जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम एलिजिबल कर देंगे डिडक्शन के लिए, बट तुम्हारा GTI 20,000 और उससे कम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तुम्हारे को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से इनकम हो रही है कितनी? 15,000। तुम्हारे पास कोई और इनकम नहीं है, नो अदर इनकम, तो आप इसको क्या करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले टैक्सेबल कर देना, फिर इसका तुम 80p में 15,000 का बेनिफिट ले लेना। अगर यही इनकम 25,000 हुई तो सर, अगर यही इनकम 25,000 हुई तो 80p नहीं मिलेगा, एज GTI तुम्हारा एक्सीड कर गया कितने से? 20,000 से। यही सिंपल फंडा है। सर बोलता है तुम्हें हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा एलिजिबल कर देंगे डिडक्शन से, खाली तुम्हारा यह ध्यान रखना है कि तुम्हारा GTI 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो अभी अभी बेनिफिट दिए हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा घट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पूरा घट जाएगा, ये बेनिफिट हम हाउसिंग सोसाइटी, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी, सोसाइटी कैरिंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस, सोसाइटी जो है ना एड ऑफ पावर के साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, इसको हम ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देंगे, नहीं देंगे बेनिफिट। सर नॉट बीइंग का मतलब सर ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट देना जिस सोसाइटी को, वो इन 4 कैटेगरी में फॉल ना करे एंड उसकी इनकम GTI 20,000 और उससे कम हो। अगर इस 4 कैटेगरी में सोसाइटी फॉल करेगी तो ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर सर बेनिफिट लेने के लिए क्या करें? मान लीजिए सर हाउसिंग सोसाइटी है, मान लीजिए सर हाउसिंग सोसाइटी और इसको 20 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, क्या करे? 80p तो मिलेगा नहीं, कहां चले जाएगी? 115 BAD में चली जाएगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तुम एक हाउसिंग सोसाइटी और तुमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख की हो रही है, तो तुमको 80p मिलेगा ही नहीं। और जब कोई 80p नहीं मिलता है उसके लिए बेनिफिशियल क्या होता है? 115 AD, क्योंकि वहां हाईएस्ट रेट ही 22% है। नॉर्मल रेट अगर तुम 115 BAD में नहीं जाओगे तो 10-20 और उसके बाद 30 लग जाएगा 20,000 के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लिमिट एक 20,000 वाली भी आती है यहाँ पे, जिसमें
दो तरह की इनकम पूरी की पूरी घट जाएगी, एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन तुम्हारा जीटीआई 20,000 और उससे कम होना चाहिए। ये एग्जांपल देखिए एकदम सेट कर दिया है मैंने यहाँ पे। पहले टैक्सेबल कर दो फिर डिडक्शन ले लेना, लेकिन जैसे ही इनकम 20,000 होगी, 25,000 होगी, 15,000 से तुमको एटीपी नहीं मिलेगा। टैक्सेबल तो हो जाएगा, एटीपी नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट एग्जांपल मैंने इसका दे दिया तुम्हारे को। चलिए सर, डिस्कशन कंप्लीट सेक्शन 80P से रिलेटेड। हम सीधा अब क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद 115 BAD में आएंगे। देखो यहां कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। ये सब आप पहले लिख चुके थे, है ना? चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद एनालाइज कर लो वीडियो रोक के। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। बहुत इजी 4 क्वेश्चन है आपके सामने, चाहो तो खुद एनालाइज कर लो वीडियो रोक के। वीडियो रोको और खुद चारों क्वेश्चन को एनालाइज करो कि यू आर सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन और नॉट। चलिए सर देखते हैं। मिस्टर एक्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इसके कारण हम क्या करेंगे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी जनरल इनकम हो रही है जिस पर 80P का कोई डेडिकेटेड डिडक्शन नहीं है, उस पर हम 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब ये बिजनेस इनकम कहां से हो रहा है, सोर्स नहीं मालूम है, सोर्स नॉट गिवन, सोर्स नॉट गिवन। तो अब 100% डिडक्शन इसका ले तो नहीं पाएंगे, ये हमें 1 लाख के लिए क्वालिफाई करवा देगा। तो चलो सर, इसको हम पीजीबीपी में टैक्स कर देते हैं। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनी डिपॉजिट्स, इसके लिए भी कोई डेडिकेटेड डिडक्शन नहीं है, कोई डेडिकेटेड डिडक्शन नहीं। बोला सर था, तो वो कब था, जब आप दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है तब। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक, सर इसके लिए भी कोई डेडिकेटेड बेनिफिट्स आपके पास नहीं है कि डायरेक्ट आप घटा दो। सर कुछ इनकम होती, जैसे ये वाली इनकम, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन एंड स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज कॉम्प्यूटेड, का मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये कॉम्प्यूटेड है, 30% का डिडक्शन नहीं लेना है ना। हाँ, ये डायरेक्ट क्वालिफाई हो रही है 80P के लिए। और अभी जो आपने डिस्कशन किया कि जैसे अगर आप प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सप्लाई ऑफ मिल्क वेजिटेबल कर रहे हैं, इसमें नहीं है। आप अगर दूसरी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से आपको कोई इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है, कहां है इसमें। उसके बाद आप है ना अपने मेंबर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करते हैं विदाउट द हेड ऑफ पावर, अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, अपने मेंबर की प्रोडक्ट को मार्केट करने में हेल्प करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, फिशिंग एक्टिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में 80P डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं लिखा है। इनकम रिसीव्ड ऑन कंपनी डिपॉजिट्स पे डायरेक्ट 80P नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक पे डायरेक्ट 80P कहीं नहीं लिखा, अभी पढ़ा आपने। तो सर कुल मिला के जितनी इनकम है सबको क्या करो, हेड वाइज अरेंज करके टैक्सेबल कर दो। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, जीटीआई पे पहुंच जाओ। एक ही इनकम है जो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही है 20,000 रुपए, ये वाली इनकम डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही है हमारी 80P के लिए। बाकी चूंकि तुम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो इसलिए 1 लाख रुपए का और ले लो बेनिफिट। बोला सर ये टैक्स लायबिलिटी कैसे आई है, ये स्लैब रेट लगा के आई है। स्लैब रेट कैसे कैसे सर? सर शुरू के 10,000 पे 10%, 1,000, उसके बाद के 10,000 पे 20%, 2,000, अब बचा 190 इंटू 30% कितना, 57,000, कितना आ गया 60,000 प्लस 4% सेस, आ गया आंसर। तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा टैक्स रेट लगाया इसमें कहीं एएमटी के प्रोविजन नहीं लग रहे। एक इसमें कहीं नहीं कहा है कि सोसाइटी 115 बीएडी में जा रही है। तो जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन है स्लैब रेट वाला 10,000 पे 10%, उसके बाद के 10,000 पे 20% और 20,000 के ऊपर जितनी इनकम है 30%, सबको जोड़ दो सरचार्ज से। सरचार्ज लग नहीं रहा है, इसे ऐड कर दो। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये मजेदार है। सर इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, तुम लेबर सप्लाई का काम करते हो अपने मेंबर के लिए,
सर इसका हमें एटीपी मिल जाएगा, पहले टैक्सेबल करेंगे फिर एटीपी लेंगे। सर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, सर इसका एटीपी मिल जाएगा। आउटसाइडर्स, इसका एटीपी हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका हमें एटीपी मिल जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इसका हमें डायरेक्ट कोई एटीपी नहीं मिल रहा है। सर इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर इट्स मेंबर, यहां तक सही था। ये देखिए विथ द एड ऑफ पावर, इसका हमें डायरेक्ट एटीपी नहीं मिल रहा है। सर ये 3 इनकम है जिसका हमें डायरेक्ट एटीपी नहीं मिल रहा है, बट 50,000 का बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। डिफॉल्ट बेनिफिट 50,000 का डिफॉल्ट बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। आपकी ये 3 इनकम जिसपे कोई डेडिकेटेड बेनिफिट नहीं है, 56,000, 3,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000, 56,000। सर 50,000 का तो डिफॉल्ट बेनिफिट ले ही सकते हैं। कोई इनकम अगर क्वालिफाई नहीं कर रही है 100% वाली लिस्ट में, सर 25,000 क्वालिफाई कर रही है, हाँ। ये 30,000 क्वालिफाई कर रही है, हाँ। ये 15,000 क्वालिफाई कर रही है, हाँ। तो देखिए ये 25, ये यहां आ गया 25, ये 30, यहां आ गया 30, और उसके बाद इन डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आ गया यहां 15, और एक डिफॉल्ट 50,000 का बेनिफिट तो हम देंगे ही देंगे, अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटी का वो दे दो आप। पहले क्वेश्चन में जितनी इनकम है सबको जोड़ दो, कहां पहुंच जाओ जीटीआई में। फिर इसमें एक ही सेक्शन है आपके पास एटीपी। सर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये सोसाइटी कहां जा रही है 115 बीएडी में, तो हम एटीपी नहीं लेते। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, टैक्सेबल इनकम निकालने बोल रहा है। एज्यूमिंग एजम्पशन, एजम्पशन आ गया यहां पे, नॉट ऑप्टेड फॉर लिख देना एग्जाम में, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएडी, बस ये लिख देना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है। सर इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक, ये पहले इनकम होगी फिर इसका डिडक्शन भी ले लो। तुम मेंबर के लिए तुम काम कर रहे हो, यहां लिखा हुआ है मेंबर्स। उसके बाद और एक इनकम है, इनकम फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2000, इसको भी आप एक बार ऊपर में टैक्सेबल करो, फिर इसका भी नीचे डिडक्शन ले लो। अब डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी 50,000, इसका भी हमें पहले इनकम टैक्सेबल करो और नीचे इसका डिडक्शन ले लो, ये रहा डिविडेंड का। और आगे पढ़ो, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन, सर इसका भी ऊपर टैक्सेबल करके नीचे डिडक्शन ले लो। अब और क्या बचा, इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, सर ये टैक्सेबल हो जाएगा, कोई डेडिकेटेड बेनिफिट तो है नहीं, तो एक डिफॉल्ट 50,000 का बेनिफिट तो आप ले ही सकते हो, वो देखो सॉल्यूशन में लिया हुआ है 50,000। सर ऐसी इनकम जो 100% में क्वालिफाई नहीं हो रही है, वो इनकम एक बची 95, 50,000 उसके लिए है ही आपके पास। कंज्यूमर होता तो 1 लाख तक ले लेते, 1 लाख इनकम है नहीं तो 95 पे रुक जाता। बाकी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं सोसाइटी के। जो क्वेश्चन में इनकम दे रखी होगी पहले टैक्सेबल करना, और फिर तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ जाएगा, अरे ये तो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। इनकम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का, मार्केटिंग करने का, अपने मेंबर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, कॉटेज इंडस्ट्री, फिशिंग एक्टिविटी, अपने मेंबर को लोन देने पे इंटरेस्ट, यही सब तो आपने पढ़ा। गोडाउन का रेंट, दूसरी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड इंटरेस्ट कॉमन है। अभी तो आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, कहीं भी जाके तो बुक नहीं देखा हमने पीछे क्या पढ़ा है। सर एक और क्वेश्चन क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, seeks your opinion by matter of the eligibility of deduction under the section 80P on the following items of the income earned by it। सिंपल सी बात है सर, सर मैं डिडक्शन दे दूंगा अगर ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं है तो। मतलब वो कौन सी बैंक है, अगर ये देखो ये बैंकिंग बिजनेस में कोऑपरेटिव बैंक है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, पढ़े। लेकिन अगर ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक रहा तो हम इस डिडक्शन दे देते हैं। सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में है और उसको नॉर्मल इनकम सब आ रही है जैसे बैंक्स को आती है, जैसे हायर चार्जेस फ्रॉम डिपॉजिट लॉकर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेट आउट ऑफ स्टेटरी रिजर्व्स, हम इन सब का बेनिफिट दे देंगे, बशर्ते कि ये रीजनल रूरल बैंक ना हो, कोऑपरेटिव बैंक ना हो। क्योंकि हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक को एटीपी का बेनिफिट नहीं मिलता है। एटीपी का बेनिफिट बैंकिंग बिजनेस में 2 लोगों को मिल सकता है जो यहां नाम लिखे हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे होता कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी देती है और वहां से इंटरेस्ट कमाती है, तो हम दे देते बेनिफिट फिर एटीपी का। बैंक नहीं होना चाहिए। सर बैंक का मतलब क्या है, हम और आप जाके इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, हाँ,
जैसे हम और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही हम और आप जाके कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस बैंक, उस सोसाइटी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, पब्लिक के लिए होता है कोऑपरेटिव बैंक। इसीलिए तो एटीपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, उसमें भी ये दो जो है एंटिटी क्वालिफाई कर जाती हैं। फिनिश। अब चलते हैं कहा, सेक्शन 115 BAD की ओर। ब्रेक लेना है छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हम कहा चलेंगे, एटीपी में। एक बार पहले देख लीजिए यहां कुछ लिखना है क्या, देखिए कुछ लिखना है क्या। डन 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 डन। चलिए ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फटाफट 10-15 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मोटा मोटी इसको जब डिस्कस करेंगे तो आपका 115 BAC भी रिवाइज हो जाएगा। इस चक्कर में, इसके डिस्कशन के चक्कर में आपका 115 BAC भी रिवाइज हो जाएगा। आज ऐसा करना, टास्क ले लो, आज टास्क ले लो, रिवाइज टैक्स रेट चैप्टर, रिवाइज टैक्स रेट्स चैप्टर 1। दूसरा टास्क ले लो, रिवाइज AMT चैप्टर। ये 2 टास्क आज ले ही लो, एग्जाम नजदीक में ही है ना। आप टैक्स रेट चैप्टर रिवाइज कर लो, इंक्लूडिंग 115 BAC। उसके बाद AMT चैप्टर रिवाइज कर लो, और फिर आप अभी पढ़ ही रहे हो 115 BAD, तो ये कंटिन्यूटी में सारा आपका खत्म हो जाएगा। और एक ऐसे सेट बना सकते हो रिवीजन का, सर टैक्स रेट चैप्टर, एग्रीकल्चर चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर और कैपिटल गेन चैप्टर, AMT चैप्टर। और अब ये आप एक सेट बना सकते हो, 1 सेट रिवीजन करने के लिए, 1 सेट फॉर रिवीजन। ऐसा करने से क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम वाला डिस्कशन भी हो गया, कैपिटल गेन में स्पेशल रेट वाली इनकम भी डिस्कशन हो गई, और ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको टैक्स कॉम्प्यूटेशन से जितनी भी चीजें हैं आपकी, कैजुअल इनकम, स्पेशल रेट वाली कैपिटल गेन इनकम, AMT की इनकम, पार्शियल इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर की इनकम, टैक्स रेट में वेरियस एंटिटी, मार्जिनल रिलीफ, सारा एक 1 गो में रिवाइज हो जाएगा। आप ये एक सेट अपने लिए डेवलप कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप चाहें तो एक सेट ऐसे बना सकते हैं, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड डिडक्शन, इसका ये एक सेट बना सकते हैं रिवीजन करने का। ऐसे ही एक सेट बना सकते हैं ROI, एडवांस टैक्स, TDS TCS, रिवीजन करने का ये एक सेट बना सकते हैं कि सर आज मैंने ये 3 चैप्टर रिवीजन करना है, ROI, एडवांस टैक्स, TDS। सर आज मुझे ये 3 टॉपिक रिवीजन करना है, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन। इस तरीके से आप अपना एक रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेके। एनीवे, ब्रेक लीजिए यहां पे थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग 115 BAD को फिनिश करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इस चैप्टर को फिनिश करने में। चलिए सर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़े से मैंने यहां पर टास्क दे दिए हैं आपको कि क्या क्या आपको आज की क्लास के बाद करना है। ऑलरेडी आप एग्जाम के करीब हैं, ठीक, तो आप थोड़ा सा ये रिवीजन स्ट्रैटेजी कर लो, इसके साथ साथ मजा आ जाएगा। अब जो कंपनी से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम है 115 BAA, 115 BAB, वो आपके सिलेबस में नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे। एंड ये जो सेक्शन है 115 BAD, ये बेसिकली आप कहो कि CMA इंटर, CMA फाइनल, CA फाइनल, सारे बच्चे सेम ही ये पढ़ते हैं। कोई अलग सा नहीं है कि आप फाइनल में जाके कुछ अलग पढ़ेंगे। मान लो ये वीडियो YouTube पे और फाइनल के स्टूडेंट है तो आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लास में क्या हो रखा है, 115 BAC हो रखा है, तो काफी सारी चीजें कॉमन है, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है आपको। सर 115 BAC एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम थी, किसके लिए, इंडिविजुअल या HUF। वहां रेसिडेंट वर्ड नहीं था, यहां रेसिडेंट वर्ड है। यहां रेसिडेंट वर्ड है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट है तभी ये इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है। ध्यान रखना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस सेक्शन को ऑप्ट कर लेती है
तो फिर वो जो 10,000 पे 10%, 20,000 अगले 10,000 पे 20% और फिर 20,000 के ऊपर 30% वो यहां अप्लाई नहीं होगा। 1 करोड़ पे 7% का सरचार्ज, 10 करोड़ पे 12% का सरचार्ज यहां अप्लाई नहीं होगा। इनफैक्ट एएमटी भी अप्लाई नहीं होगा। इनफैक्ट आपको एटीपी का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, जो कि जनरली मिलता है जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है। तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एटीपी के लिए एलिजिबल ही नहीं है वो इसमें आ जाए। जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी के पास जीटीआई की इनकम 20,000 से ऊपर है, क्या ही वो डिडक्शन लेगी। उसके अलावा विथ द एड ऑफ पावर अगर कोई सोसाइटी काम कर रही है अपने मेंबर्स के लिए, तो वहां तो डिडक्शन लिमिटेड है 50,000, है ना। उसके बाद बैंक्स हैं, तो उन सब के लिए ये सेक्शन काफी अच्छा है। कहता है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं, चूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम फॉर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिस सेक्शन इज बेनिफिशियल टू दो सोसाइटीज। ये मेरी तरफ से नोट मैंने लिखा है। दिस सेक्शन इज बेनिफिशियल टू दो सोसाइटीज इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। सर शायद ही कोई सोसाइटी जो 80P के लिए एलिजिबल है वो उसको छोड़ के इधर आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 80P में खूब सारी इनकम की डिडक्शन मिलती है। इफेक्टिव टैक्स उधर ही कम होगा, इधर कम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। अब क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में जहां जो पढ़े उस सबको साइड कर दो। मैंने क्या बोला, आपका जो नॉर्मल सरचार्ज का रेट है 7 और 12% वो अप्लाई नहीं होगा, है ना। आपका जो नॉर्मल स्लैब रेट है टैक्स का वो भी अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम दे रहा है। बट क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है तो 20% का टैक्स लगेगा। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है तो आपका 15% टैक्स लगेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम है जो 112A में जा रही है तो 10% टैक्स लगेगा। जो स्पेशल रेट वाले इनकम है वो कंटिन्यू रहेगी। सर चैप्टर 12 में सारी स्पेशल रेट वाली इनकम आती है। मान लो आपके पास कैजुअल इनकम है, उस पर टैक्स रेट 30% है। मान लो आपके पास अनडिस्क्लोज इनकम है, उस पर टैक्स रेट 60% है। मान लो आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है, उस पर टैक्स रेट दिया हुआ है। सर ये सब लगेगा। यानी आप एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और आप 115 BAD का जो ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है ये ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको इस स्पेशल रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल है, एटसेट्रा, लॉन्ग लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है। हाँ ठीक है। कहता है इनकम टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ पर्सन बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर अप्रैल। बेसिकली असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये सेक्शन आया है। अब तो पुराना हो गया, ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन कब आया? सर असेसमेंट ईयर 21-22 से आया। आपको क्या ऑप्शन मिला है कि आप 22% पे टैक्स दे सकते हैं अगर आप सब सेक्शन 2 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, यानी नीचे लिखे हुए सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो आप 22% पे टैक्स दे दें। बट यहां नोट में मैंने आपके लिए क्या कहा है कि इस सेक्शन में आते ही आपका सरचार्ज रेट फ्लैट हो जाएगा 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ इनकम। इसी के कारण आपके ऊपर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ और 10 करोड़ की लेवल यहां देखनी ही नहीं है। फ्लैट 10% सरचार्ज आपको देना है, जैसे कि 4% से हमेशा देते हैं। तो इफेक्टिव रेट आपका क्या हो जाएगा? 25.168%। सर अगर कोई रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD ऑप्ट करती है तो उसका टैक्स रेट कितना है? 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%, जिसका इफेक्टिव रेट कितना होता है? 25.168%। ये क्या कहता है? कहता है फ्यूचर में ये सेक्शन ऑप्ट कर लिए, फ्यूचर में तुम कोई कॉन्ट्रावेंशन करोगे सब सेक्शन 2 की, जो ये नीचे लिखी हुई बातें हैं उसको और कॉन्ट्रावेन करोगे तो ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन और उसके बाद के ईयर में आपको फिर इस सेक्शन में आने का मौका नहीं मिलेगा। यानी एक बार आ जाओ, आ गए, अब कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो निकाल के फेंक दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा इस सेक्शन में आने नहीं दिया जाएगा। कहता है वेयर द पर्सन फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन कंटेंट इन सब सेक्शन 2 computing its income of any previous year, the option shall become invalid in respect of the assessment year relevant to that year and subsequent assessment year। जिस ईयर में तुम कॉन्ट्रावेंशन करोगे, फेल्स टू सेटिस्फाई। सर 115 BAC में भी ऐसा ही है। 115 BAC में भी ऐसा ही है कि आपको अपनी इनकम को सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंप्यूट करना होगा, और वहां आपने देखा इंडिविजुअल HUF के केस में काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको लेने नहीं दिए जाते हैं।
जिसके कारण आपकी इनकम बढ़ जाती है और फिर आपको एक ऑल्टरनेट टेबल मिलता है निल 5%, 10, 15, 20, 25, 30 का टैक्स रेट कंप्यूट करने के लिए। यहां फ्लैट रेट है 22% और यहां अपना सरचार्ज रेट है 10%। 115 बीएसई में सरचार्ज रेट 10% है सर? नहीं, वहां पे नॉर्मल है सरचार्ज 10, 15, 25, 37 डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। सर वहां फ्लैट फिक्स 10% का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा अभी आप यहां पढ़ रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम 115 बीएसई में सरचार्ज का रेट चेंज होता रहेगा, ऐसा आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। कहता है तुमको जिस ईयर में तुमने फेल कर लिया कंडीशंस फॉलो करना एंड उसके सभी ईयर में क्या सर अदर प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे एज इफ द ऑप्शन हैज नॉट बीन एक्सरसाइज फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू दैट ईयर एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। सर अगर तुमने सबसेक्शन 2 में लिखे हुए कंडीशन को फुलफिल नहीं किए तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस इस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे एज इफ तुमको ये सेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब तुमको नॉर्मल प्रोविजंस में डाल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर आप बोल रहे हैं इस सेक्शन को ऑप्ट करना है, ठीक है सर, ऑप्ट करने का कोई प्रोसीड्योर है क्या सर? हाँ ये प्रोसीड्योर है। कहता है जब तुम रिटर्न फाइल करने वाले होगे तो ड्यू डेट से पहले, सर ये प्रोविजन कब आया? असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये प्रोविजन आया। आप चाहो तो 21-22 में ऑप्ट कर लो, नहीं चाहो तो 22-23 में कर लो, 23-24 में कर लो, 24-25 में कर लो, 25-26 में कर लो। जब तक तुमको नॉर्मल प्रोविजन में रहना रहो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस भी ईयर में तुमको आना है ऑप्ट करो रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले और आ जाओ। आ गए तो वापस जाने नहीं मिलेगा। 115 बीएसई में क्या होता है कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, चेंज का ऑप्शन नहीं है। आ गए यहीं रहो, परमानेंट यहीं रहोगे। कहता है नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई, ये सेक्शन का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द पर्सन इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कुछ फॉर्म्स वगैरह सब होंगे, ऑन और बिफोर ऑफ द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22. Such option once exercised shall apply to subsequent assessment year, provided that once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year. Very important, sir, very important. जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट होती है और ऑडिट वालों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से पहले आपको ये सेक्शन ऑप्ट कर लेना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के थ्रू। एक बार ऑप्ट कर लिए तो इसी में रहना पड़ेगा लाइफ टाइम तक, आपको वापस नॉर्मल में आने का मौका नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो गवर्नमेंट तुमको इसमें से निकाल के नॉर्मल में पहुंचा देगी, है ना। चलो थोड़ा सा यहां पढ़ लेते हैं। जब यहां आए तो क्या कहता है, एएमटी के प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे और एएमटी क्रेडिट भी गया पानी में। सर आप एक सोसाइटी हैं, नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो कर रहे थे, उसके बाद आपने एएमटी पे किया। एएमटी पे करने के बाद आपके पास क्या था? एएमटी क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड होता है कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। अब आप नेक्स्ट ईयर में क्या किए? नेक्स्ट ईयर में आपने ऑप्ट कर लिया 115 बीएडी। सर अब आपको एएमटी के प्रोविजंस नहीं अप्लाई होंगे। दूसरा, आपका जो ये एएमटी क्रेडिट हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। सेम बात 115 बीएसई में अप्लाई होती है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन रेफर्ड इन सेक्शन 115 बीएसई और 115 बीएडी। यानी एएमटी के प्रोविजंस आपको नहीं लगेंगे अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं 115 बीएसई या 115 बीएडी। इंडिविजुअल एचयूएफ 115 बीएसई में गया तो एएमटी से बाहर, सोसाइटी रेसिडेंट अगर 115 बीएडी में आती है तो एएमटी से बाहर। और ये टैक्स क्रेडिट एएमटी क्रेडिट, सर एएमटी क्रेडिट अब आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। जो भी तुम टैक्स पे करोगे 115 बीएसई या बीएडी में वो टैक्स पे करो, तुम्हारे पास कोई पीछे से एएमटी क्रेडिट चला आ रहा है तो वो सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। सेट ऑफ कैसे करते हैं ये सारी बातें एएमटी की क्लास में आपको पढ़ाई हुई हैं। एएमटी की क्लास में ये सारी बातें आपको पढ़ाई हुई है कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। ठीक, मैं उसमें नहीं जा रहा, आपको मैंने ऊपर बोल दिया एएमटी की क्लास रिवाइज करने के लिए। ये बातें सर सेम बातें 115 बीएसई के लिए अप्लाई करना है आपको। ठीक, कि सर एक बार आप 115 बीएसई या बीएडी में आ गए तो एएमटी के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे और पहले से जो एएमटी का क्रेडिट चला आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आगे
सर आगे कभी मैं नॉर्मल में आ गया तो भी नहीं मिलेगा इस सेट ऑफ करने, 15 साल की लाइफ है, नहीं ये जीरो हो गया, नील। जैसे ही तुम 115 BAD ऑप्ट करोगे, तुम्हारा अगर कोई पुराना AMT क्रेडिट है तो वो जीरो हो जाएगा। पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई कंपनी LLP में कन्वर्ट हो जाए तो कंपनी के पास मैट क्रेडिट है वो जीरो हो जाएगा, वो LLP के पास ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात पिछली क्लास में बताई। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये ध्यान रखना MCQ के लिए यहां पे आपको। सर आपको रिटर्न फाइल करने से पहले ऑप्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में करो, जरूरी नहीं कि 21-22 में करना है। सर 21-22 या उसके बाद किसी भी ईयर में, एनी प्रीवियस ईयर। क्या लिखा हुआ है? एनी प्रीवियस ईयर। 21-22 में ये सेक्शन आया था, उस ईयर में ले लो या उसके बाद किसी भी ईयर में ले लो, एक फॉर्म भरो, ऑप्ट कर लो। लेकिन रिटर्न फाइल ड्यू डेट के पहले पहले ऑप्ट करना है, यानी रिटर्न टाइम पर रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके पहले ऑप्ट कर लेना है आपको। ऑप्ट करने के फॉर्म्स है वो फिल कर लो, ऑप्ट कर लो। ऑप्ट कर लिए तो वापस अब नॉर्मल प्रोविजंस में आपको आने नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल बेनिफिट है MCQ। क्या ध्यान रखना, अगर तुम एक IFSC यूनिट हो, तुम एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और तुम्हारा यूनिट IFSC में है, तो हम लोग क्या पढ़े डिडक्शन की क्लास में? ऑलरेडी 80 LA आप पढ़ चुके हैं। 80 LA सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे से, राइट? डिडक्शन चैप्टर में वहां क्या पढ़े? अगर तुम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में यूनिट चलाते हो तो तुमको डिडक्शन मिलेगा। सर अगर वो यूनिट IFSC की जो यूनिट है वो किसकी है? रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, और रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑप्ट कर लिया है क्या 115 BAD, तो क्या उसको 80 LA का डिडक्शन मिलता रहेगा? हाँ मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 80 LA का डिडक्शन मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात लिखी हुई थी कहां? 115 BAC में। 5वां नंबर पॉइंट के लिए 115 BAC में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम बिजनेस इनकम है तुम्हारे पास तो तुम 115 BAC में आओगे तो वापस बाहर निकलने नहीं मिलेगा। और अगर बिजनेस इनकम नहीं है, कोई भी इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तो तुम्हारे पास हर साल चॉइस है 115 BAC में जाने का, निकलने का, जाने का, निकलने का, ये तुम्हें चॉइस मिलेगा। ये 115 BAC में लिखा हुआ है। यहां है एक बार आ जाओ वापस जाने नहीं मिलेगा। 80 LA का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बचा हमारे पास सिर्फ सबसेक्शन 2। सर क्या ध्यान रखना है, आप एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपने ऑप्ट कर लिया है क्या? सेक्शन 115 BAD ऑप्ट कर लिया। अब आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट आपको 80C से लेकर 80U तक के कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। सर 80 LA मिल सकता है, अभी अभी पढ़े, 80 LA मिल सकता है। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये पॉइंट। अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अदर देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80JJAA, यानी 80JJAA का सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। सर ये जो यस यस मैंने लिखा हुआ है ये सेम है जैसा आपने पढ़ा है 115 BAC में। इनफैक्ट 115 BAC में एक और डिडक्शन मिलता है 80CCD वाला, है ना? 80CCD वाला जो एक डिडक्शन है आप पढ़ना, वहां 3 तरह के डिडक्शन अलाउड है। 80CCD शायद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला अलाउड है, और 80 LA भी वहां अलाउड है, और 80JJAA अलाउड है। तो ये आपको यहां मिल रहा है। बाकी आप कोई भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते सर, एक्सेप्ट आप 2 सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ये MCQ के लिए ध्यान रखना, ठीक है? सर आपको AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, आपके पास AMT क्रेडिट इग्नोर करना पड़ेगा, 80P का बेनिफिट ले नहीं सकते। ठीक, आपको फ्लैट रेट पे देना पड़ेगा। आपका जो टैक्स रेट है वो फिक्स है, कितना? 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%। सर एनी लेवल ऑफ इनकम, एनी लेवल ऑफ टोटल इनकम, सरचार्ज फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। जैसे सेस लगता है वैसे सरचार्ज लगेगा 4%। AMT में नहीं जाना सर, AMT क्रेडिट पुराना चला रहा है, इग्नोर करो। सर 80 LA का डिडक्शन ले सकते हैं, 80JJAA का डिडक्शन ले सकते हैं, बाकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर तुम एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और तुमने ऑप्ट कर लिया है 115 BAD।
और भी सर रेस्ट्रिक्शंस है। और क्या रेस्ट्रिक्शंस है सर? अगर तुमने 115 बीएडी ऑप्ट कर लिया है तो 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलेगा। सर ये तो वही बात है जो 115 बीएसी में पढ़े थे। हाँ, 32 एडी तो एक तरह से बंद ही हो गया है, नहीं मिलेगा। 33 एबीए नहीं मिलेगा। सर ये जो रिसर्च के जो कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन है, दूसरों को जो पेमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, ये सारे क्लॉज उसके हैं, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स वाले। इन हाउस रिसर्च का मिल जाएगा। सर अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, सेम चीज मैंने आपको बता रखा है 115 बीएससी में, और आप तो रिसर्च के सेक्शन सारे पढ़ चुके हैं पीजीबीपी की क्लास में। ये जितने भी है ना, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2A, सब क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2AA 35 के, ये सब क्या थे? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दूसरों को कंट्रीब्यूशन देते हो तो सर वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जो इन हाउस रिसर्च का है उसका मिल जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। 10AA एसईजेड यूनिट अगर आप हैं 10AA का बेनिफिट लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद 35 एडी नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। उसके बाद 35CCC नहीं मिलेगा। उसके बाद इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे भाई एक बात ध्यान से सुनो, जब तुमने 10AA नहीं लिया, 35 एडी नहीं लिया, इनकम बेस्ड डिडक्शन या कोई भी डिडक्शन नहीं लिया, तो बात कहां से आती है? एएमटी की। एएमटी कब अप्लाई होता है? एएमटी कब अप्लाई होता है? जब हम 10AA लेते हैं, मना है। एएमटी कब अप्लाई होता है? 35 एडी लेते हैं, मना है। एएमटी कब अप्लाई होता है? इनकम बेस्ड डिडक्शन, मना है। खाली एक सेक्शन आप ले रहे 80JJAA रेंज में, अगर आप देखो तो, है ना, और 80LA उस पेज में बताया हुआ है। बोला सर इन सेक्शन के कारण आपको कोई लॉस हो रखा है पिछले सालों में, तो आपको उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर। मान लो पिछले साल का कोई अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है तो इग्नोर करना पड़ेगा। पिछले साल में तुमको बिजनेस के लॉसेज हुए थे, पिछले साल में बिजनेस के लॉसेज हुए थे, मान लो वो लॉसेज रीजन था 35 एडी। ब्रॉड फॉरवर्ड, मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है आपके पास? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कौन सा वाला? ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला। पढ़ते ना 35 एडी में लॉस हो सकता है, तुम इस साल 35 एडी का जो पिछले सालों का लॉस है उसको तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। सर इन सेक्शन का जो बेनिफिट आपको मना किया है, 10AA, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32 एडी, 33 AB, 33 ABA, सेक्शन 35 में जब दूसरों को रिसर्च करते हैं 35 एडी, 35CCC, इन सब के कारण अगर पिछले साल ये सब डिडक्शन आप पिछले साल ले रहे थे नॉर्मली और वहां लॉस हो गया, जैसे कि 35 एडी का डिडक्शन लिया आपने पिछले साल, लॉस हो गया, और अब करंट ईयर में आप कहां रहे हैं? 115 बीएडी में, तो आपको वो लॉस इग्नोर करने पड़ेंगे। सर पिछले साल में नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहा था, वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने लिया, वो अनएब्जॉर्ब्ड है। करंट ईयर में तुम कहां आ गए? 115 बीएडी में, तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। और सुनो, तुम जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लोगे उसका रेट 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। सर हमने क्लास में पढ़ा है डेप्रिसिएशन का रेट कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 20 है, कभी 40 है। 40% से ज्यादा है ही नहीं। पहले होता था 40, 60, 80, 100, मैंने क्लास में बताया था डेप्रिसिएशन के। तो मान लो गवर्नमेंट कहती है कि अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट 60, 80, 100 है कहीं पे, मान लो कहीं है, तो 40 से ज्यादा हम तुमको लेने नहीं देंगे। कौन सा वाला? नॉर्मल वाला। और एडिशनल तो लेने ही नहीं देंगे। एडिशनल तो मना कर दिए, नॉर्मल वाला ले सकते हैं, बट वो 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन रेट हम आपको देंगे नहीं। और सुनो, बोलता है जो लॉसेज अगर हैं तुम्हारे पास, कहता है लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन रेफर टू इन क्लॉज 2 shall be deemed to have been fully given effect and no further deduction or losses and shall be allowed for any subsequent years। बोलता है ये जो लॉसेज है ना, ये वाले जो अभी अभी इग्नोर किए, इसको कैरी फॉरवर्ड करने भी नहीं मिलेगा। कि सर एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगले 10-15 साल में जब भी सेक्शन से बाहर निकलेंगे तो बेनिफिट ले लेंगे? नहीं। सर अगर मेरे पास कोई पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? इसमें हाउस प्रॉपर्टी का है। सर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, ठीक, क्या मैं उसको 115 बीएडी ऑप्ट करने के बाद, मान लो असेसमेंट ईयर में 23-24 में 115 बीएडी में ऑप्ट कर चुका हूं, सोसाइटी हूं, 115 बीएडी में आ चुका हूं,
क्या मुझे इस लॉस को सेट ऑफ करने मिलेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो ऊपर के सेक्शन मना किए हैं ना, इनके कारण अगर कोई लॉस हुआ है पिछले साल तो उसको तुम करंट ईयर में या आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो मैंने 2 एग्जांपल यहां पे लिख दिए हैं। ये एग्जांपल और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 2 एग्जांपल आपको लिख दिए। अब आप कहते हो सर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, मेरे पास पिछले साल का कैपिटल गेन का लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो ना, लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गेन के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAD, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैपिटल गेन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम्हारे पास अगर पिछले सालों के कोई HP लॉस है, कैपिटल गेन लॉस है, लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो कैरी फॉरवर्ड करते हो 8 साल तक सेट ऑफ करते हो, करो। सर सोसाइटी ने तो 115 BAD ऑप्ट कर लिया है तो लॉस का सेट ऑफ मिल जाएगा। अरे HP लॉस, CG लॉस के लिए कहां कोई रेस्ट्रिक्शन है? क्या कहता है? इनके कारण अगर तुम्हें कोई लॉस हो रखा है पिछले सालों में, इनके कारण, क्लॉज 1 में जो बातें लिखी हैं, ये जितने भी सेक्शन है, इनके कारण अगर तुम्हारे कोई लॉसेस चले आ रहे हैं पीछे, तो उसको करंट ईयर में सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा और करंट ईयर में इन सब सेक्शन का बेनिफिट भी लेने नहीं मिलेगा। तो मैंने एग्जांपल कितना अच्छा दिया है। तुम्हारे पास अनएब्जॉर्ब्ड, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, इग्नोर कर दो। तुम्हारे पास पिछले साल का लॉसेज आ रहा है 35 AD के कारण, इग्नोर कर दो। सर सारे लॉसेज इग्नोर करने नहीं बोल रहा मैं, बस थोड़ा सा इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। आप रिवाइज कर लो। आज 115 BAC भी, और ये हो ही गया आपका। टैक्स रेट तो सिंपल है, क्या कैलकुलेशन कराऊंगा, इनकम दे रखी होगी एग्जाम में, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम दे रखी होगी। अगर ये सब बेनिफिट ले रखा है तो एड बैक कर देना, सिंपल। 22% का टैक्स, 10% का सरचार्ज और 4% का सेस लगा देना। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 5 लाख है, लेकिन उसने इसमें है ना 3 लाख का बेनिफिट ले रखा है सेक्शन 10AA का, तो उस बेनिफिट को ऐड कर देना, उसके बाद टैक्स लगा देना। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसमें और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। देखिए कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, 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 डन। इसको लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर मान लो एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी टोटल इनकम 15 लाख है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 5 लाख, अंडर सेक्शन 80P 3 लाख, अंडर सेक्शन 80JJAA 2 लाख, ऐसे दे रखा है। टोटल इनकम 15 लाख है और ये सारे डिडक्शंस आप ले रखे हैं, एंड इट इंक्लूड्स, ये जो टोटल इनकम है 15 लाख की, उसमें आपने ये सारे डिडक्शन ले रखे हैं, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और इसके अंदर एक LTCG भी है, अर्बन लैंड, मान लो 3 लाख का, ऐसा इंफॉर्मेशन है। एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए असेसमेंट ईयर 23-24 की, उसने 10AA का बेनिफिट ले रखा है 5 लाख का, 80P का बेनिफिट ले रखा है 3 लाख का, 80JJ का JJAA का बेनिफिट ले रखा है 2 लाख का, और इस 15 लाख में इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 3 लाख का। अदर इंफॉर्मेशन, ब्रॉड फॉरवर्ड इसके पास क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, एडिशनल 1 लाख, नॉर्मल 2 लाख, और इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, नो
टैक्स ट्रीटमेंट इज डन। अभी करंट ईयर में आपने इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की है, ठीक। कंप्यूट टैक्स इफ सेक्शन 115 BAD इज ऑप्टेड। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। इसमें आपका सेस, सरचार्ज, स्पेशल रेट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में कौन से एडजस्ट होंगे कौन से नहीं, डिडक्शन ले रखे हैं, एकदम परफेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये डेटा है और करंट ईयर में टैक्स निकालना है, इसने 115 BAD ऑप्ट कर लिया है, इसमें आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। ये एग्जाम नाइट में थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। आप लिखने का काम कर ही चुके हैं सारा, इसमें कुछ भी नोटिंग नहीं छूटी, सारा लिख चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, आप वीडियो रोको, अपना दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो। मेरा आंसर मत देखो, मैं बनाऊंगा आंसर, मैं दिखाऊंगा, आगे वीडियो जाओगे लेके तो अपने आप आंसर दिखेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं तुम लोगों को, क्लास को यहां रोको, फिर से वापस जाके देखो इन 2 पेजेस में क्या लिखा हुआ है 115 BAD के बारे में। कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ पहले पढ़े हुए हैं चीजों को, ठीक है। 115 BAC भी आपका हो रखा है, आपको सिंपली अपना दिमाग लगा के रफली सॉल्व करो, वीडियो रोक के। जब फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ तब मेरा आंसर देखना, वीडियो रोको। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत सिंपल। चलिए सर, मैं तो आंसर के साथ रेडी हूं वीडियो रोक के। उम्मीद करता हूं कि आपने भी वीडियो रोक के ये 2 पेज की फिर से रीडिंग की होगी। सेक्शन 115 BAD क्या कहना चाहता है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और थोड़ा अपना जो अभी तक का पढ़ाया हुआ दिमाग है वो लगाया होगा। सर बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन में टोटल इनकम दे रखी है तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। LTCG की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपको। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAD। तो LTCG है, रहने दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। LTCG पर हमें 20% का टैक्स लगाना है क्योंकि अर्बन लैंड है, सेक्शन 112 याद आ गया होगा। सेक्शन 112 में जाएगा 20% पे टैक्स होने के लिए, लेकिन अभी टोटल इनकम निकालते समय इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। सर 10AA का बेनिफिट नहीं मिलता है 115 BAD में, इसको जोड़ देंगे। 80P का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसको जोड़ देंगे। आपने डिडक्शन ले रखा है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट। क्यों सर, क्योंकि 80JJAA का डिडक्शन आपको मिलता है 115 BAD में, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और अब देखो अदर इंफॉर्मेशन में पिछले सालों का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन चला रहा है एडिशनल वाला। सर जो नॉर्मली पिछले सालों का कितना भी पुराना डेप्रिसिएशन हो करंट ईयर में आप माइनस कर सकते हैं किसी भी इनकम से, ये हम पढ़े क्लास में। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनडेफिनिट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, किसी भी इनकम से किसी भी ईयर में एडजस्ट हो जाता है जनरली। अगर वो मान लो कैजुअल इनकम नहीं है, सैलरी इनकम नहीं है, तो यहां कहां है सर, अगर क्वेश्चन में इनकम का नेचर ना दिया रहे तो आप उसे क्या कैजुअल इनकम मानोगे? नहीं सर। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख को सेट ऑफ कर देता, लेकिन इसको नहीं कर पाओगे सेट ऑफ। अभी अभी पढ़े हैं आप, 115 BAD ऑप्ट करने के बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं, और पहले से आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन चला रहा था उसको माइनस नहीं कर सकते। सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन घटा देंगे। सर घट गया होगा ना ऑलरेडी, टोटल इनकम दे रखा है, घटा दिया होगा आपने। तो नहीं, क्या लिखा हुआ है, अभी तक आपने इस पे कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं दिया है। यहां लिखा हुआ है कि अभी इसका एडजस्टमेंट करना बाकी है ऊपर के इनकम में। ठीक, अब कर लो, बात हो गई तुम्हारे साथ। सर ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAD। टोटल इनकम जो गिवन है उसमें 10AA जोड़ दो, 80P जोड़ दो। अब उसमें आप लॉन्ग टर्म का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, एडिशनल का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, नॉर्मल को घटा दो। 21 लाख आ गया। अब 21 लाख में कैपिटल गेन भी है, इसको अलग कर दो 3 लाख को, बचा कितना 18 लाख। आप 3 लाख पे 20% और 18 लाख पे 22%। अभी अभी सेक्शन पढ़े 115 BAD, जोड़ दो। सरचार्ज मैंडेटरी है, सेस जोड़ दो, 4 रुपए को राउंड ऑफ कर दो। 288 भी पढ़ाया हुआ है आपको। द एंड, खत्म, कंप्लीट, फिनिश। रिवीजन कर लेना। बाय बाय। देखिए यहां कुछ लिखना है, डन,
वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चलिए सर,